एग्जैक्टली क्या है ना, कैसे काम करती है। कोई भी स्प्लाइसिंग होती है तो उस स्प्लाइसिंग में, जैसे यूकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग हो रही है, यूकैरियोट्स में होगी, प्रोकैरियोट में तो होनी नहीं है। प्रोकैरियोट में क्यों नहीं होनी है सर? क्योंकि प्रोकैरियोट में इंट्रॉन वाला कंसेप्ट नहीं है। जब इंट्रॉन नहीं है तो आप किस किस को कट करोगे और किसे ज्वाइन करोगे, है ना, तो इंट्रॉन वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। तो स्प्लाइसियोसोम मशीनरी है। स्प्लाइसियोसोम मशीनरी में क्या है, आरएनए स्प्लाइसिंग इज कैरिड आउट बाय अ लार्ज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड द स्प्लाइसियोसोम। बोला जा रहा है कि आरएनए स्प्लाइसिंग जो होती है ना, वो बड़ी बड़ी सी एक बहुत बड़े बड़े से कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे, है ना, लार्ज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जो राइबो दैट इज आरएनए, आरएनए से और प्रोटीन से मिलके बनते हैं, आरएनए और प्रोटीन से मिल करके बनते हैं। अब यहाँ पर ध्यान लगाना ये है ना, ध्यान ये लगाना है कि ये स्प्लाइसियोसोम बनाने के लिए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती हैं, ये आरएनए और प्रोटीन के मिलने से बनती हैं। अब होता क्या है कि कुछ केसेस में आरएनए और प्रोटीन आपस में कॉन्जुगेटेड मैनर में भी जुड़ी रह सकती हैं। कॉन्जुगेटेड मैनर में जुड़ी रह सकती हैं मतलब एक ही यूनिट का पार्ट होने वाली हैं। और कुछ केस में प्रोटीन अकेले भी हो सकती हैं। तो प्रोटीन देखा जाए तो दो तरह से हो सकती हैं। एक प्रोटीन आरएनए से जुड़ी हुई फॉर्म में है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, तब हम लोग उसको आरएनपी के नाम से जानेंगे, आरएनपी के नाम से जानेंगे। और एक प्रोटीन फ्री फॉर्म में होगी तब उसको हम लोग नॉन आरएनपी के नाम से भी जान सकते हैं। तो ओवरऑल आरएनए और प्रोटीन ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला है, इसलिए हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं कि स्प्लाइसियोसोम आरएनपी है एक तरह का, ठीक है। और ये आरएनपी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, मिला करके बनाता है स्प्लाइसियोसोम। चूंकि यहाँ पर आरएनए पाया जाता है और वो कैटेलिसिस कराता है, आरएनए इस प्रोसेस को कैटेलिसिस कराता है, कैटेलाइज कराता है, इसलिए इस तरह के आरएनए को हम लोग राइबोजाइम भी कहते हैं, राइबोजाइम भी कहते हैं। इस तरह के आरएनए को हम लोग राइबोजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो स्प्लाइसियोसोम बोला गया कि स्प्लाइसियोसोम दो यूनिट से मिलकर बन रहा है। स्प्लाइसियोसोम क्या हो रहा है भाई, स्प्लाइसियोसोम दो यूनिट से मिलकर बन रहा है, आपको दिखाया जा रहा है सामने। एक हो रहा है आपका एसएनआरएनपी और दूसरा हो रहा है प्रोटीन। एसएनआरएनपी और प्रोटीन दो यूनिट से मिलकर के स्प्लाइसियोसोम बन रहा है, ठीक है। एसएनआरएनपी क्या कर रहा है, एसएनआरएनपी स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है। एसएनआरएनपी क्या होती है सर, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है एसएनआरएनपी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाला है कि यहाँ पर कौन एसएनआरएनपी मेन है, तो U1 है, U2 है ना, U3 है, सॉरी U4 है, U5 है, U6 है, U3 नहीं है, याद रखना। U3 एसएनआरएनपी नहीं होती है, एक्चुअली में U3 एसएन होता भी नहीं है। U3 अगर आपसे बोला जाए किसका पार्ट है तो 1 2 3 नहीं है। तो बोलते ना, छोटे पे हम लोग पढ़ते थे, बोलते थे कि तीन लोग जहाँ आ जाते हैं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना। तो याद रखने का तरीका है कि तीन एक साथ नहीं रखने हैं, तीन हो जाएंगे तो काम बिगड़ जाता है, फिर बस तीनों मिलके बात करेंगे, है ना। तो वही चीज कहानी है, याद रखने का तरीका है कि U3 नहीं होता है। क्वेश्चन पूछता है ना कि एक कोर एसएनआरएनपी जो होता है, एक कोर स्प्लाइसियोसोम किस किस एसएनआरएनपी से मिलकर बन सकता है, तो तुरंत याद रखना कि 3 तो नहीं हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता है। 3 एक्चुअली में एसएन नहीं होता, 3 एसएनओ होता है, न्यूक्लियोलर होता है। तो अब 3 के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब वो एसएन का पार्ट नहीं है, जब वो स्प्लाइसियोसोम का पार्ट नहीं है, तो 3 के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। 3 जो है वो एसोनो का पार्ट है, स्मॉल न्यूक्लियोलर का पार्ट है ना, न्यूक्लियोलस का पार्ट है। तो 3 के बारे में ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं चलने वाला है भाई। आगे हम लोग अब समझने जा रहे हैं U2, U4, U5, U6 एसएनआरएनपी, ठीक है। बाकी सारे एसएनआरएनपी रहेंगे। बोला जा रहा है इसमें से जो U2 है और जो U6 है वो मिल करके, है ना, वो मिल करके कैटालिटिक सेंटर का निर्माण करते हैं। तो अब ये कैटालिटिक सेंटर क्या होता है, कैसे होता है, धीरे 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 करके हम लोग इन सब चीज़ों को सीखते चले ही जाएंगे, ठीक है। तो बस ध्यान लगाना है। बोला जा रहा है कि कैटालिटिक सेंटर जो होती है स्प्लाइसियोसोम का, वो कौन बनाने का कार्य करता है, वो U2 एसएनआरएनए
है ना, और U6SNRNA मिल करके कैटालिटिक सेंटर बनाते हैं, है ना। अभी देखेंगे आरएनए और प्रोटीन इन सब चीजों का मतलब क्या हो रहा है, इन सब चीजों का मतलब भी समझाएंगे। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि स्प्लाइसियोसोम एक राइबोजाइम की तरह काम करता है। क्या आपको पहला SNRNP समझ में आ गया? उम्मीद है आपको पहला SNRNP के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, अब बात आती है प्रोटीन्स के बारे में। SNRNP के अलावा कुछ नॉन SNRNP भी होती है। कुछ ऐसी भी प्रोटीन होती हैं जो आरएनए से एसोसिएट नहीं होती, आरएनए से कॉन्जुगेटेड मैनर में नहीं रहती हैं, उनको बोल देते हैं हम लोग नॉन SNRNP। नॉन SNRNP, है ना, जो आरएनए से कॉन्जुगेटेड फॉर्म में नहीं रहती हैं। ठीक है, जो आरएनए से कॉन्जुगेटेड फॉर्म में नहीं रहती। ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात आप सर बता रहे हैं। तो वो कौन सी है? लगभग 150 टाइप की प्रोटीन्स होती है, 150 टाइप की प्रोटीन है जो नॉन एसन प्रोटीन। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? पहला है U2AF, है ना, पॉलीयूरिडीन रिच होती है, इसलिए इसको नाम यू दिया जा रहा है। हर बार यू क्यों लिखा जा रहा है ना। देखो देखो ऊपर भी देखो क्या लिखा हुआ है, U1 U2 U4, हर जगह पे यू क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि पॉली यूरेसिल रहती है, पॉली यूरेडिन होती है, खूब सारा यूरेसिल इसमें रहने वाला है इसके आरएनए में, है ना। तो ये भी ड्राइव जो होती है U2, अब सर इसमें तो आरएनए होता नहीं, तो ये जहाँ से बन रही है वो पॉली यू कंटेनिंग रहता है। बन तो कोई आरएनए से ही रहेगी ना ये प्रोटीन, तो अगर ये आरएनए से बन रही होगी प्रोटीन तो ये पॉली यू कंटेनिंग रहता है। बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग समझेंगे। इसमें ये पहला आता है U2AF। U2AF, ए मतलब ऑक्सिलरी, एफ मतलब फैक्टर। ऑक्सिलरी वर्ड आप लोग जीवन भर से समझ रहे हो, है ना। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहेली, है ना, सखी, मित्र, दोस्त, है ना, ये दोस्त है, ऑक्सिलरी फैक्टर है। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी जहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। हैव टू सब यूनिट्स, इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं। पहला होता है U2AF65 और दूसरा होता है U2AF35। तो 65 और 35 दो यूनिट है। ऑक्सिलरी फैक्टर जो है वो दो है, एक है 65 वाला और एक है 35 वाला। 65 वाला जो होता है रिकॉग्नाइज एंड बाइंड विद द पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक, है ना। पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक जो होता है वहां पे बाइंड करता है, जो कि वाई वाई कल हम लोगों ने पढ़ा था वाई और इन सब के बारे में कि वाई क्या है ना, एन क्या है, ये कल पढ़ाया गया था। ये है ना वाई, ये देखिए, ये नज़ारा देखिए भैया, ये वाई है। और वाई क्या है? पिरिडीन है, पिरिडीन है। आपने कल पता नहीं इस बात पे ध्यान दिया या नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये वाई के नीचे 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब क्या है कि वाई जो है 11 बार है, 11 बार लगातार है। तो 11 बार है, तो इस ट्रैक को जब वाई 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 बार बार लिख दूंगा मैं, है ना, बहुत बार वाई लिखूंगा, तो ये छोटा सा जो न्यूक्लियोटाइडल स्ट्रेच बन रहा है ना, न्यूक्लियोटाइडल स्ट्रेच बन रहा है, इसको क्या हम लोग पॉलीपिरिमिडीन का नहीं कह सकते हैं? सर बेशक कह सकते हैं, तो फिर कह दिया तो क्या दिक्कत है ना। पॉलीपिरिमिडीन रिच होता है, ये पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक से जाकर के U2AF65 जाकर के बाइंड करता है। कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, अभी जो जो भी चीजें पढ़ाते जा रहे हैं, है ना, 80% आती रहेंगी, 80% 70%, है ना। और फिर जैसे ओ भाई ये तो ब्लैंक रह गया है क्या? एक मिनट रुकिए भाई। तो थोड़ी देर भाई समझ में आ रहा है इनको, हाँ?
थोड़ी देर बाद इनको समझ में आ रही है मैं क्या पूछ रहा हूँ। चले आ जाएंगे होश में, देखिए आ रहे हैं। जब हम ये पढ़ा देंगे, ये आपको जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे, जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे आपको जो 80% बात समझ में आ रही है वो 200% समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे पूरी की पूरी बात 200% तक समझ में आ जाएगी। अभी हम लोग ध्यान देते हैं, अभी हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा स्प्लाइसियोसोम के बारे में। स्प्लाइसियोसोम क्या होता है सर? स्प्लाइसियोसोम एक आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। यहाँ पे प्रोटीन जो होता है वो आरएनए से एसोसिएटेड भी रह सकता है और फ्री भी रह सकता है। तो जो फ्री प्रोटीन रहती है उनमें से एक प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा, U2AF65, जो पॉलीपिरिमिडिन ट्रैक से बाइंड करता है। U2AF35 क्या करता है? रिकॉग्नाइज एंड बाइंड द एजी डाई न्यूक्लियोटाइड। आपको याद होना चाहिए कि 5 प्राइम पे, उम्मीद है 5 प्राइम पे क्या पाया जा रहा था? GU पाया जा रहा था। 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे GU पाया जा रहा था, इंट्रॉन का पार्ट था GU, है ना? ऐसा कुछ आपको याद आ जाएगा, अभी याद आ जाएगा, है ना? और यहाँ पर आपका क्या हो गया? एक्सॉन हो गया। तो ये एक्सॉन 1, और यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये हो गया एक्सॉन 2। यहाँ पे GU हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? AG हो गया, है ना? ये 3 प्राइम था। यहाँ पर कहीं ब्रांच साइट होती थी A, और आज एक नया हीरो सामने आया आपके सामने, Y, है ना? पॉलीपिरिमिडिन, पॉलीपिरिमिडिन ट्रैक, जहां पर कौन आके जुड़ रहा था? U2AF65, Y के साथ, पॉलीपिरिमिडिन के साथ U2AF65, और U2AF35 आकर के कहाँ बाइंड होने वाला है? U2AF35 आकर के बाइंड होने वाला है इस AG के साथ, यहाँ पे कहीं बाइंड होने वाला है। ठीक है, क्या सबको इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे एक और आता है SF1 या BBP, एक ही चीज है। SF1 एक्चुअली में, BBP क्या होता है? ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन को BBP के नाम से जानते हैं। BBP, है ना? ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन को हम लोग, अब ये ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन तो नाम से लग रहा है इसका काम है ये ब्रांच पे बाइंड करने वाली प्रोटीन, है ना? ब्रांच पे बाइंड करने वाली प्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ऊपर घर बन रहा है, आपसे पूछा जाए घर बन रहा है, कौन काम कर रहा है? तो एक तो आंसर ये हो सकता है लेबर काम कर रहे हैं, है ना? लेबर काम कर रहे हैं। नहीं, वो जानना चाह रहे हैं लेबर में कौन लेबर काम कर रहा है ना? कौन लेबर काम कर रहा है? तो हर लेबर का एक अपना स्पेसिफिक नेम है ना। लेबर तो कैटेगरी हो गई, तो ऐसे ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन एक कैटेगरी हो गई, उसमें से एक टाइप है SF1। तो अगर आपको कहीं पे SF1 लिखे मिले या BBP मिले तो तनिक भी कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। SF1 और BBP एक ही चीज है ना? ये ब्रांच पॉइंट पे जाकर के बाइंड करेगी। तो अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा और सुधार कर दे तो हम लोग को पता चल गया कि ये ब्रांच पॉइंट पे बाइंड करती है। और अच्छी बात क्या है कि इस चीज को यहाँ बना लेते हैं, और अच्छे से, हम लोग के पास तो बहुत सारा टाइम है ना? यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे जब हम लोगों ने बनाया, ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने कि एक क्या था? GU साइट थी, और एक क्या थी? AG साइट थी। बीच में ब्रांच पॉइंट एडेनिन वाली थी, यहाँ पे पॉलीपिरिमिडिन थी, है ना? हम लोगों ने क्या क्या देखा? इसके अलावा यहाँ पर एक्सॉन 1 लगा हुआ है। आप लोग अपने मन में आगे आगे का सोचते रहेंगे। और यहाँ पर एक्सॉन 2 लगा हुआ है। ठीक है, अब हो क्या रहा था? यहाँ पर आकर के कौन बाइंड कर रहा है? यहाँ पर आकर के कौन बाइंड कर रहा है? यहाँ पर आकर के बन रहा था U2AF65। यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा? U2AF35। यहाँ पर आकर के कौन बाइंड करेगा? ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन BBP, जिसको SF1 के नाम से भी बोलते हैं। बहुत ही शरीफ है, बहुत ही प्यारा है ना? हमेशा अव्वल आता है, नंबर 1 पे रहता है SF1, शरीफ है। ब्रांच पॉइंट पे आकर के बाइंड करता है। ब्रांच पॉइंट पे कौन आके बाइंड करता है? ब्रांच पॉइंट पे शरीफ आदमी आकर के बाइंड करता है। ऐसे याद रखने का आपको तरीका मिल गया, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो ब्रांच पॉइंट पे शरीफ जो है वो आपके बाइंड करते हैं। चलिए, इसके बाद एक प्रोटीन और आती है जिसका नाम है डेड बॉक्स प्रोटीन। नाम देख करके शौक में मत आइएगा, डेड बॉक्स प्रोटीन है। डेड बॉक्स प्रोटीन एक ATPase है
है ना। बहुत तरीके की डेड बॉक्स प्रोटीन होती है, जैसे PRP5, PRP16, PRP22, बहुत तमाम तरीके की PRP जो डेड बॉक्स प्रोटीन होती है वो होती है ना। ये है क्या, ये एक तरह की ATPase है, मतलब ये ATP को तोड़ देती होंगी, ATP से एनर्जी को ले लेती होंगी। ATP से एनर्जी रिच कंपाउंड जहाँ से एनर्जी ले करके उसको ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज करती होंगी। ओवरऑल यहाँ पर इनका काम क्या है कि इस एनर्जी को ले लेना, ये एनर्जी ले लेने का काम करते होंगे। इनका नाम है डेड बॉक्स प्रोटीन। डेड बॉक्स प्रोटीन का नाम डेड बॉक्स इसलिए है क्योंकि इनके पास एक कंजर्व सीक्वेंस पाया जाता है, जिस सीक्वेंस को बोलते हैं डेड मोटिव। डेड मोटिव का मतलब क्या है, ये अमाइनो एसिड है। डेड डेड क्या है, अमाइनो एसिड है। डी फॉर क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड है ना, एस्पार्टिक एसिड। ई फॉर ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड है ना, ग्लूटामिक, ग्लूटामिक एसिड। तो ये हो गया आपका ग्लूटामिक एसिड। ए हो गया आपका एलेनिन, एलेनिन, और फिर डी आया, फिर आ गया एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो ये मोटिव पाया जाता है इसके पास, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डेड बॉक्स प्रोटीन। ठीक है, यू देखो कोई भी प्रोटीन जैसे होता है क्या है, नॉर्मली रट लिया जाता है डेड बॉक्स प्रोटीन। तो डेड का नाम क्यों है ऐसा, डेड का नाम ऐसा है क्यों? अब आप लोग से और सोचो, और अभी अगर केमिस्ट्री जान रहे होगे या बायोकेमिस्ट्री अगर हम पढ़ लिए होते तो इसकी एक और खासियत पता चल जाती कि सर ये डेड बॉक्स प्रोटीन में 3 अमाइनो एसिड जो है, 1, 2 और नहीं सॉरी दूसरा 2 और 3, ये तीनों अमाइनो एसिड सर, ये तो इन्हें तो एसिड है, तीनों की तीनों निगेटिवली चार्ज है। तो थोड़ा सा दिमाग और लगेगा, ये सब चीजें दिमाग लगाते रहोगे ना तो बहुत अच्छे से पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दे यूज ATP है ना, ये क्या करते हैं, ATP को डिसरप्ट कर देते हैं या तोड़ देते हैं। दे यूज ATP को यूज करते हैं, ATP को यूज करते हैं, काहे में यूज करते हैं, टू डिसरप्ट मॉडल, या टू डिसरप्ट, या तो डिसरप्ट कर देने के लिए RNA इंटरेक्शन को, या तो रीमॉडल करने के लिए, नए सिरे से अरेंज करने के लिए। या तो पूरा का पूरा जो RNA इंटरेक्शन चल रहा था उसको खत्म कर दो, और या तो क्या कर दो भाई, या तो क्या कर दो, उसको रीअरेंज कर दो। तो अब इस चीज का मतलब अभी हम लोग समझेंगे, है ना, इस बात का अभी हम लोग मतलब समझेंगे ड्यूरिंग स्प्लाइसियोसोम असेंबली, है ना। चलिए समझ ही लेते हैं। मान लिया कि भाई ये क्या है, ये सर RNA है। फिर भाई ये क्या है, ये RNA है सर। अगर RNA है तो स्प्लाइसियोसोम में क्या है सर, स्प्लाइसियोसोम में सर SNRNP है, SNRNP है। SNRNP का सर मतलब क्या होता है, SNRNP का मतलब होता है SNRNA और प्रोटीन। तो मेरी बात समझो, जब ये SNRNP आकर के इंटरैक्ट करती है तो यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे आकर इंटरैक्ट करिए SNRNP ऐसे, तो इंटरैक्शन पता है किसके किसके बीच में हो रहा है, इंटरैक्शन RNA और RNA के बीच में भी हो रहा है। एक RNA जो है जिसको हम लोग क्या करने लाए हैं, एक RNA वो है जिसको हम लोगों को स्प्लाइस करना है, और दूसरा RNA कौन सा है साहब, दूसरा RNA वो है जो SNRNP के अंदर पाया जा रहा है। क्या आप समझ पा रहे हो RNA इंटरैक्शन क्या हो गया? तो RNA इंटरैक्शन को या तो खत्म कर दो, और या तो इसको हटा के कहीं आगे जोड़ दो, पीछे जोड़ दो, है ना, या रीमॉडल कर दो, किसी तरह से इसका स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन लेवल पे चेंज कर दो, है ना। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं RNA इंटरैक्शन। क्या RNA इंटरैक्शन का मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को? बताते रहिए भैया। तो SNRNP क्या कर रहा है, RNA इंटरैक्शन को या तो खत्म कर दे रहा है, डिसरप्ट कर रहा है, या तो रीमॉडल कर रहा है। और इसके करने से क्या हो रहा है, ड्यूरिंग स्प्लाइसियोसोम असेंबली, इसके करने से क्या हो रहा है, इसके करने से कैटालिसिस हो रही है। कैटालिसिस क्या हो रही है सर, कैटालिसिस वो प्रोसेस हो रही है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग करा रहे हैं। इसके अलावा और काम क्या कर रहा है, इट आल्सो हेल्प्स इन द रिसाइकल ऑफ SNRNP। SNRNP को रिसाइकल करना भी है ना, फिर से यूज कर लेना है, बार बार नहीं बनाना है। एंजाइम है तो एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स बार बार थोड़ी नहीं बनता है, एक एंजाइम आकर के कई बार तक यूज होता है ना, कई बार तक यूज होता है। जैसे जैसे उसको यूज करते चले जाते हैं, मल्टीपल साइकिल एंजाइम करता है, मल्टीपल साइकिल करता है। जैसे जैसे उसको यूज करते जाते हैं उसकी एक्टिविटी जो होती है कम होती चली जाती है।
इस प्रोसेस को, इस इफेक्ट को हम लोग बड़ा पीसीआर वगैरह जो यूज करते होंगे वो उनके मन में आ रहा होगा बहुत देर से। इस इफेक्ट को प्लेटू इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटू इफेक्ट। कि जैसे जैसे एंजाइम यूज होता चला जा रहा है, कई साइकिल हो रही है, मान लिया पीसीआर कर रहे हैं हम लोग, टैग पॉलीमरेज लगाए हैं, तो शुरुआत की 2, 4, 10, 20 साइकिल तो बहुत बढ़िया चल रही है, 10, 20 नहीं, बहुत ज्यादा हो गई, 2, 4, 10 साइकिल तो बहुत बढ़िया चल रही है ना। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो काम करने की एफिशिएंसी कम होती चली जा रही है, उसको बोलते हैं प्लेटू इफेक्ट। चलिए, रिसाइकिल आफ्टर स्प्लाइसिंग। एग्जाम्पल आपके दे दिए गए डेड बॉक्स के। डेड बॉक्स के 5, 16, 22, 28, इसको जब भी पढ़ेंगे सिर्फ नाम पढ़ लेंगे, याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है? याद रखना है पीआरपी, है ना। मरना ही परंपरा है। परंपरा। एक थे एसएफ, एसएफ का मतलब था सफल। सफल हो गए तो कहाँ जुड़ गए? ब्रांच पॉइंट पे। ये बोलना होगा, ये जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप दुनिया के जिस कोने में हो इस बात को बोलो, मन में बोलो। ये बोलोगे ना तो ये दिमाग में किस कोने पे जाके बैठेगा, ये तुमको एग्जाम वाले दिन याद आएगा, है ना। ये बार बार बोलना है, जब भी आप नोट्स रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, बार बार बोलो, है ना। सफल होकर के कहाँ पड़ गए? सफल होकर के पहुंच गए ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन पे, है ना। और मरना ही परंपरा है। मरना, मृत्यु सत्य है। बड़ी 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 हाई फाई बातें जो स्टेटस पे लगाते रहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? मृत्यु ही सत्य है भैया। तो सत्य यही है। तो सत्य क्या है? पीआरपी। पीआरपी मतलब परंपरा। चलिए आप देखते हैं, ओरिजिन ऑफ एसएनआरएनए। ओरिजिन ऑफ एसएनआरएनए। एसएनआरएनए बनाता कौन है सर? एसएनआरएनए जो होता है हमको पता है, आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। तो 1, 2, है ना, 4, 5, ये 4 एसएनआरएनए जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 बना देते हैं। लेकिन छठा वाला जो है एसएनआरएनए है, वो आरएनए पॉलीमरेज 3rd बनाता है। ये मैंने वहां भी सिखाया था जब आरएनए पॉलीमरेज के काम बता रहे थे, कि 3rd थोड़े अलग काम करता है। 3rd आरआरएनए में भी एक 5s आरआरएनए बनाता है। थर्ड आरआरएनए में भी एक 5s आरएनए बनाता है, ठीक है। 3rd एसएनआरएनए में भी, है ना, जब बात आई तो U6 एसएनआरएनए बना रहा है, थोड़ा अलग काम कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टी आरएनए तो 3rd बनाता ही है, वो तो अलग कहानी। टी फॉर 3rd, टी फॉर 3, टी फॉर टी आरएनए, टी फॉर टी आरएनए, टी फॉर 3, ये तो 3rd बना रहा है। चलिए, तो U6 एक ऐसा ओनली मेजर स्प्लाइसियोसोमल एसएनआरएनए होता है जो केवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं नोट करके बड़ा बड़ा येलो कलर से, है ना, लिख देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आए हुए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर लो, है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्या नाम है? अनुष्का। अनुष्का, आपने क्या अनसॉल्व मंगा लिया? आ गया आपका अनसॉल्व? अनुष्का कुछ दिन अनसॉल्व दिखाए थे, क्या अनसॉल्व आ गई आपकी? जल्दी हाँ या ना। नहीं आई तो थम्स डाउन करो, जल्दी बताओ। क्या कह रही हो? सर मंगवाया है, आया नहीं। ठीक है, ठीक है, तो मंगवा लीजिए। वो बहुत ही रेयर दुनिया में आपको टीचर मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं अलवेला हूँ, दुनिया में अकेला हूँ, ऐसा नहीं। बहुत ही रेयर टीचर मिलेंगे जो आपको CSIR का पढ़ा करके आपसे कहें अनसॉल्व मंगा लो। नहीं तो वो खुद ही क्वेश्चंस लेके आते हैं और खुद ही सॉल्व करा देते हैं, एडिशनल कुछ नहीं। एडिशनल दे देने का मतलब है हम अपनी आफत अपने सर पे ले लेंगे, फिर आपको क्वेश्चन करोगे उसमें आएंगे नहीं, फिर आप पूछोगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप करो, आपको आए ना, और आप पूछो। मैं तो खुद चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन हो। तो सब लोग अनसॉल्व, अभी निशा मैम तो पढ़ रही हैं, 2-4 दिन पढ़ के देख ले, फिर उनको भी अनसॉल्व हम बता देंगे, तो वो अनसॉल्व मंगा लेंगे। हो सकता है उनके पास हो, पाथ फाइंडर का अगर होगा तो ठीक है, और अगर नहीं है, नया मंगाना है, तो उनको कैटलिस्ट वालों का मंगाना है। कैटलिस्ट वालों का अनसॉल्व ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो वो फोटो भी दिखा दी जाएगी। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अनसॉल्व अब कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितने लोगों ने, 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आया है कि कितने लोगों ने CSIR का फॉर्म भर दिया है, ये जुलाई वाला। दिव्यांशु, अनुष्का, निशा जी ने नहीं भरा है, चलिए कोई बात नहीं। सप्तऋषि, आस्था ने भर दिया। दीप्ति मैम ने क्यों नहीं भरा? दीप्ति मैम, आपको फॉर्म भरना है। निशा जी, अगर आपकी प्रिपरेशन, मुझे आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं कि आपकी पहले से प्रिपरेशन कितनी है, क्या है। अगर कुछ प्रिपरेशन आप कर रही हो तो आप ज़रूर भर देना, है ना। मनाल मैम अगर सुन रही हैं तो वो भर दें। जितने लोग हैं
है ना। जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बार एग्जाम दे ले, बहुत महंगा एग्जाम है नहीं, 1000 रुपए का कुछ होगा, 1000-1200 का फॉर्म, मैंने तो रेट देखा नहीं इस बार, है ना। तो उसको भर दे, एक बार अंदाजा ले लें, अंदाजा जरूर ले लें, है ना। और सब लोग फॉर्म भरे, एग्जाम जा करके दे, देखे, तब तक के हम मान लो मॉलिक्यूलर पढ़ा ही देंगे पूरा, मॉलिक्यूलर पढ़ा देंगे। अगर आपके पास टाइम होता है तो बायोकेमिस्ट्री मेरा यूट्यूब पे पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे आप बायोकेमिस्ट्री की सीरीज देख सकते हो। जब मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तब तक कि अगर आपको पढ़ के एग्जाम के लिए तैयार करना है, लेकिन उसकी तैयारी करने में मेरा मॉलिक्यूलर मत छोड़ देना कि लो भैया बायोकेमिस्ट्री पढ़े दे रहे हो, मॉलिक्यूलर जो पढ़ा रहे हो वो ध्यान ही नहीं दे रहे। मॉलिक्यूलर का टाइम हटा के मत दे देना उसमें। कितना पढ़ना मॉलिक्यूलर घर पे, पर डे 2 घंटे बहुत है ना, 2 घंटे बहुत है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ग्रुप में मैम ने एक दिन फोटो मांगी थी, तो सब लोग अपनी अपनी फोटो प्लीज दे दीजिएगा, ठीक है। अब स्प्लाइसियोसोम का क्या फंक्शन आ रहा है, रिकॉग्नाइजेस स्प्लाइस साइट को पहचानना कि कहाँ पे स्प्लाइसिंग करनी है ना, कहाँ पे स्प्लाइसिंग करनी है उसको पहचानना स्प्लाइसियोसोम करता है। दूसरा, रिमूव्स एंट्रॉन, एंट्रॉन को रिमूव करता है, एक्सॉन को आपस में जोड़ता है और मैच्योर एमआरएनए बनाता है। इसमें इतने में अगर देखा जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, ये तो सब आसान काम है। पहचानोगे, इंट्रॉन हटाओगे, एक्सॉन जोड़ोगे, मैच्योर एमआरएनए बनाओगे, सारा का सारा काम स्प्लाइसोसोम करता है। इसकी केमिस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने में एटीपी खर्च नहीं होती, लेकिन इसकी मशीनरी को मेंटेन करने में, कि मशीनरी का मतलब सर क्या हो रहा है, मशीनरी का मतलब हो रहा है रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइज करने में एटीपी यूज हो सकती है ना, एटीपी यूज हो सकती है। इंटरैक्ट कराने में एटीपी यूज हो सकती है या होती है। तो एटीपी यूज कब होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके येलो कलर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर, एक तो स्प्लाइसियोसोम को जोड़ने में, है ना, एक तो स्प्लाइसियोसोम के असेंबली में ये यूज होती है, दूसरा उसके स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट में यूज होती है। स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट अभी समझेंगे एक एक चीज, अभी समझेंगे और फिर पढ़ लेंगे पूरा एक बार, 3 मिनट 5-4 मिनट 5 मिनट में फिर से पूरा पढ़ लेंगे। आरएनए रीमॉडलिंग में यूज होती है, आरएनए का रीमॉडलिंग कराना उसमें यूज होती है। एटीपी नहीं यूज होती, कहाँ नहीं यूज होती है, डायरेक्टली स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में नहीं यूज होती है ना। और क्या करने के लिए, जो भी केमिस्ट्री यहाँ पर चल रही है उस केमिस्ट्री को डेराइव करने के लिए, है ना, केमिस्ट्री डेराइव करने के लिए एटीपी बाहर से यूज नहीं ली जाती है। यहाँ पर स्प्लाइसिंग जो होती है वो इटसेल्फ होती है, एक बॉन्ड टूटता है दूसरा बॉन्ड बनता है, जितने बॉन्ड टूटते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं, है ना, जितने बॉन्ड टूटते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं, लैरिएट बनता है। लैरिएट जो बनता है उसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कौन सी बॉन्डिंग होती है, 2 प्राइम 3 प्राइम, कैसी बॉन्डिंग होती है, 5 प्राइम 3 प्राइम, क्या रहता है, कुछ याद आ रहा है आपको कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइनर स्प्लाइसियोसोम भी होते हैं, कुछ माइनर स्प्लाइसियोसोम होते हैं, वो भी यूकैरियोट में पाए जाते हैं, वो भी यूकैरियोट में पाए जाते हैं। वो U12 टाइप का इंट्रॉन है, एक इंट्रॉन है U12, बहुत ही कम मात्रा में, लेस देन 1%, 1% से भी कम। मान लिया बॉडी के अंदर 100 इंट्रॉन है, 100 तरह के इंट्रॉन है, लेस देन 1%, 1% से भी कम तरह के इंट्रॉन्स को ये, है ना, कम तरह के इंट्रॉन्स को ये स्प्लाइस करता है। 1% क्या एग्जैक्टली अगर और बोलोगे तो ये क्या करेगा, 0.3 से 0.3 से 0.5%। तो आपको याद रखने के लिए सेफ क्या रहेगा, 1%, 1% इंट्रॉन को ये क्या कर देता है, स्प्लाइस कराता है, लेकिन कराता तो है, इसलिए इसका नाम है, इसका क्या नाम हो गया, कराता है तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया भाई, ठीक है, इसका नाम हो गया आपका माइनर स्प्लाइसियोसोम, है ना। ये बहुत ही रेयर होता है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसियोसोम है, रिमूव्स अ स्मॉल क्लास ऑफ इंट्रॉन, बहुत ही थोड़े से इंट्रॉन्स को रिमूव करता है। इसके कंपोनेंट क्या है, अब देखो, जो U1 करता है, जो U1 करता है वही काम U11 करता है, जो U12, अभी ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको U1 ही नहीं पता क्या करता है, कोई बात नहीं, अभी सब पता चल जाएगा। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनते रहो, और मैं पहले बोल रहा हूँ कि पढ़ाते समय आप जो, अब आप कहोगे जो मैं पढ़ा रहे हैं आप वही नहीं समझ आ रहा, सुनते कैसे रहे, मैंने पहले बोला कि आपको 100% अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको 60 आ रहा है, आपको 50 आ रहा है, आप उसी में खुश रहो, मुझे पता नहीं कैसे पढ़ाना है,
पढ़ाने का तरीका मुझे पता है, ठीक है। आप पढ़ने आए हो, पढ़ के नहीं आए हो, इसलिए आप सुनते रहो बस। 60, 50, 40, 30 जितना भी आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, उतने में खुश रहिए। अभी दूसरी बार ये 60 से 100 से 200% आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। U2 क्या कर रहा है? U12 के जैसा काम करता है। जो U2 करता है, जो U12 करता है, वैसे U2 करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, एक बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि U4 जो होता है और ये U4 दोनों सेम जैसे काम करते हैं, बस ये ATAC होता है। ये कैसा होता है? ATAC। इसलिए इस तरह के स्प्लाइसियोसोम को ATAC स्प्लाइसियोसोम भी कहते हैं। क्या ये मैंने बात कहीं पे लिखी है? हाँ लिखी है, ठीक है। माइनर स्प्लाइसियोसोम को ATAC स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। मेजर स्प्लाइसियोसोम अब अभी बता दे रहे हैं, अभी समझ जाओगे। मेजर स्प्लाइसियोसोम को GUAG स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। समझ पा रहे हो क्या? GU का मतलब क्या आ रहा था? GU था 5 प्राइम स्प्लाइस साइट और AG क्या थी? 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, इसलिए इसको GUAG कहते होंगे। इसको ATAC क्यों कहते हो सर? इसको ATAC इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहाँ पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है 5 प्राइम पे और ये पाया जा रहा है 3 प्राइम पे, इसलिए इसको ATAC कहते हैं। सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आया कि सर स्प्लाइसियोसोम जो होता है, स्प्लाइसियोसोम जो साहब होता है, वो तो RNA को स्प्लाइस करता है। कंफ्यूजन आती है बच्चों में। वो तो RNA को स्प्लाइस करता है। तो आपने ये टी क्यों लिखा? टी तो RNA में होता नहीं। ये मेरे मन में भी क्वेश्चन आया था, इसका भी जवाब मुझे ड्यूरिंग प्रिपरेशन नहीं मिला था, है ना। टी क्यों लिखा हुआ है? तो टी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअली में जब डिस्कवरी करी गई तो डिस्कवरी करते समय जब इसके ऊपर स्टडी हो रही थी, इतना ज्यादा नहीं पता था, इतना प्रोमिनेंटली चीजें नहीं पता थी। उन्होंने DNA के सीक्वेंस पे बेस पे ही नाम रख दिया स्प्लाइसोसोम का, ATAC। बाद में जब करेक्ट करते गए तब पता चला ये ATAC नहीं है, बल्कि ये AUAC होना चाहिए था। ये होना क्या चाहिए था? AUAC होना चाहिए था, थाइमिन नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? RNA होना चाहिए। तो कल के अगर आपके जीवन में कभी ये सवाल उठे, इसका नाम ATAC क्यों है, टी क्यों है, थाइमिन क्यों है, ये तो RNA के लिए होना चाहिए था, इसमें थाइमिन कहाँ से आया? तो एक्चुअली में जब डिस्कवर किया गया था, तब जब इसके बारे में शुरू में बताया गया था, तो थाइमिन दैट इज DNA को देख के ही बता दिया गया था। करस्पॉन्डिंग क्या था? DNA था। U11 नहीं, अच्छा U6 क्या है? U6 भी सेम ऐसे ही काम कर रहा है, ATAC, लेकिन वहां पर भी ATAC ब्रांच साइट है नहीं, स्प्लाइस साइट है। ATAC स्प्लाइस साइट है, 85 प्राइम पे है और AC 3 प्राइम पे है। U5 एक ऐसा कंपोनेंट है जो दोनों में सेम है। U5 एक ऐसा कंपोनेंट है जो दोनों में सेम होने वाला है। तो U आप देखो कुछ पॉइंट करके भी लिखा, U11 एंड U12 परफॉर्म फंक्शन सिमिलर टू U1 और U2, है ना। हमको U1 पता करना है, U2 पता करना है, U1 और U11 और U12 पता हो जाएगा। 1 में 10 जोड़ो 11, 2 में 10 जोड़ो 12, है ना। 5 जो है वो कॉमन में है, दोनों में मेजर माइनर दोनों में कॉमन है ना। रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्प्लाइस साइट एंड ब्रांच साइट, ये क्या करेगा? ये इसका जो स्प्लाइस साइट है वो अलग है, मैंने पहले बताया। स्प्लाइस साइट क्या हो रहा है? ATAC हो रहा है, वो तो पहले ही बता दिया। और ब्रांच साइट जो है वो एडेनिन ना होकर के कुछ और होगी, है ना। ब्रांच साइट भी इसकी अलग होगी। ये पॉइंट तो पूरा समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। यूज द सेम ट्रांसस्टेरिफिकेशन। ट्रांसस्टेरिफिकेशन केमिस्ट्री भी इनकी सेम होती है। काम करने का जो लहजा होता है वो मेजर के जैसा ही होता है ना। बस जो SNRNA है वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। क्यों अलग टाइप के हो गए सर? क्योंकि इंट्रॉन अलग टाइप का है। जब इंट्रॉन कैसा होता है सर? इंट्रॉन जो भी होता है बड़ा रेयर होते हैं, लेस देन 1% होते हैं। माइनर स्प्लाइसोसोम को हम लोग ATAC स्प्लाइसोसोम नाम से भी जानते हैं। ओरिजिनली आइडेंटिफाइड इंट्रॉन कंटेन, ओरिजिनली आइडेंटिफाइड इंट्रॉन जो होता है वो क्या हुआ, बाद में जब देखा गया तो वो AU और AC इंट्रॉन था। AU जो था 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे था और AC जो है वो 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे है। अगर हम लोग अभी तक के इसमें बोले, इसमें पूरे में, तो ये वाला पॉइंट जो है इसको पता जानना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, ये आप जान गए होंगे, है ना। ये वाला पॉइंट आपको पता चल गया होगा, है ना। केवल नहीं पता चला कि ये U1 कैसे काम किया, जिसके कारण हमने बोला कि ये U11 जैसा है, ये U12 U2 के जैसा कैसे, केवल ये पॉइंट नहीं समझ में आया, है ना। बाकी आपको सारी चीजें समझ में आ गई, ये चीज की हम उम्मीद करते हैं आ ही गई होंगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं आएंगे तो फिर पढ़ेंगे। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किस चीज की? इस चीज की, ठीक है भाई।
ठीक है, चलिए देखते हैं अब जो मेन पॉइंट आने वाला है मैकेनिज्म। कल जो थी वो मैकेनिकल, जो मैकेनिज्म थी वो केमिकल मैकेनिज्म थी। आज हम लोग जानेंगे एग्जैक्टली बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे काम चलता है ये, है ना, कैसे यहाँ पर ये काम होता है, इस चीज को आज हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कई फेजेस में काम होता है। पहला आता है अर्ली फेज। अर्ली फेज एक काम करते हैं हम लोग, अर्ली फेज पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, ये डायग्राम उठा लाते हैं। एक मिनट साहब, सही तो खुली थी फाइल यार, बहुत स्लो होता चला जा रहा है कंप्यूटर, क्या किया जाए। थोड़ा सा वेट कर लेना भाई, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपका ये जो भी ये है कंटेंट, ये और आसान हो जाए। और आसान होने के लिए अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको और आसान बनाना ही पड़ेगा। अब ठीक है, हो गए हो भाई, ठीक है। अब ठीक है, चलिए भाई देखिए मैं क्या आपको दिखला रहा हूँ भाई, अब आएगा मजा और अच्छे से समझने में। ठीक है भाई, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है यहाँ पर जो लिखा है मैंने डायग्राम में, ये डायग्राम में जो लिखा हुआ है वो हो सकता है पढ़ने में ना आए, कोई भी उसकी टेंशन मत लेना, पढ़ने में नहीं आएगा कोई टेंशन मत लेना। पता चले टेंशन लेके बहुत परेशान हुए जा रहे हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इधर जो पढ़ने में आ रहा है वो आप देखते रहना, अभी सब आएगा समझ में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कौन सी फेज आने वाली है, सबसे पहले फेज आने वाली है आपकी अर्ली फेज आने वाली है। अर्ली फेज आने वाली, शुरुआत वाली फेज आने वाली है, जिसको कमिटमेंट फेज कहते हैं, जहाँ पे कमिट हो जाता है कि साहब अब तो हमको स्प्लाइसिंग करनी ही है। तो स्प्लाइसिंग का कमिटमेंट कहाँ पर होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, यूएन एस एन आर एन पी जो होता है वो आकर के बाइंड करता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। आपको दिख गया होगा ये है यूएन एस एन आर एन पी, अब जिसको हम कलर करते जा रहे हैं वो है यूएन एस एन आर एन पी। ये कहाँ पे साहब आके बाइंड करा, ये आकर के बाइंड किया है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ये लिखा हुआ अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, जो मोबाइल में पढ़ रहे हैं वो लोग सुनते रहेंगे। यूएन एस एन आर एन पी बेस पेयर्स विद द 5 प्राइम, बेस पेयर्स विद द 5 प्राइम जंक्शन स्प्लाइस जंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। सर ये बेस पेयर क्या है, बाइंड है कि बेस पेयर है। एक्चुअली में बाइंड बोलो चाहे बेस पेयर बोलो, है ना, यहाँ पर एक ही बात हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो यूएन एस एन आर एन पी है, यूएन एस एन आर एन पी है, एक्चुअली में उनके अंदर क्या है, आरएनए भी तो है। और जो आरएनए है वो आकर के ये यूएनएसएन आरएनपी बेस पॉइंट जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट का आरएनए है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट वाला जो आरएनए का पोर्शन है, उसका आरएनए और इसका आरएनए आपस में आकर के इंटरैक्ट करते हैं। तो यू कैन से दैट वो आपस में क्या कर रहे हैं, बेस पेयरिंग कर रहे हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब आप लोग जरूर थम्स अप एकदम रेडी रखियो, थम्स अप भले ना रेडी रखना लेकिन थम्स डाउन रेडी रखना, अगर ना समझ में तुरंत बताना सर मुझे पढ़ने समझ आया। तो यूएनएसएन आरएनपी आपको 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे जाकर के बाइंड कर गया। इसके बाद आ गए आप वही सफलता की पहली निशानी बीबीपी, है ना, बीबीपी। ये आकर के कहाँ पे बाइंड हो रहा है, ये आप करके ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन जो है ना, ये कहाँ पर आके बाइंड हो रहा है, ये ब्रांच पॉइंट बाइंड हो रहा है। ये देखिए आप नजारा, ये एस एफ है, ये कौन हो गया भैया, ये एस एफ हो गया। ठीक है,
ये SF हो गया। लिखा हुआ है नॉन SNRNP रिकॉग्नाइज द ब्रांच पॉइंट, ये सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है ना, रिकॉग्नाइज करके वहीं पे आके बाइंड कर जाता है। रिकॉग्नाइज द ब्रांच पॉइंट साइट, है ना, ब्रांच पॉइंट साइट, इसको क्या लिखा और इसकी मदद कर रहा है। ये कौन है? SF1, SF1 है, या SF1 लिखा मिलेगा यहाँ पर, ये ब्लू कलर से क्या लिखा मिलेगा? SF1 भी लिखा मिल सकता है। और अगर खाली BBP मिल जाए तो बिल्कुल भी आप खफा मत होना, बात एक ही है। तीसरा एक और आता है आपका U2AF65, है ना। U2AF65 मैंने बोला था उसी के डाउन स्ट्रीम, हाँ सही बोला था, उसी के डाउन स्ट्रीम पॉलीप्रिमिडिन स्ट्रेच पाया जाता है। वहीं पर U2AF है ना, U2AF जो है वो आकर के यहीं पे बाइंड करता है। U2AF जो है वो आकर के यहीं पे बाइंड कर रहा है। कहाँ पे बाइंड कर रहा है? यहाँ पे बाइंड कर रहा है सर। ये U2AF हमने जो पिंक कलर का बनाया, जानबूझ करके हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ले आए कि थोड़ा सा आपको कलरफुल यहाँ पे दिखने लगे। तो U2AF कहाँ पे बाइंड होगा? यहाँ पे बाइंड हो गया। क्या ये पूरा स्ट्रक्चर है ना? अच्छा, U235 भी आकर के बाइंड हो रहा है, बाइंड विद द 3' स्प्लाइस साइट। ये इसमें फोटो में नहीं दिया गया, हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। U235 भी आकर के बाइंड हो रहा है, U2AF35, U2AF35। क्या आपको अर्ली वाला कॉम्प्लेक्स जो बना है वो समझ में आया? आया, बहुत बढ़िया। शिवानी मैम नहीं आई है क्या आज? आज बहुत कम लोग आए हुए, तो देख भी नहीं पाए। आज इतनी जल्दी में थे कि कुछ खा भी नहीं पाए, कुछ देख भी नहीं पाए। थोड़ा कॉफी पी लेते हैं। मजा आ गई। दूसरा क्या होने वाला है? अच्छा याद रखना, ये कॉम्प्लेक्स बनने का सीक्वेंस क्या? पहले ई कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर ए बनता है, फिर बी बनता है, फिर बी स्टार बनता है ना। ये कॉम्प्लेक्स बनने का तरीका है, ये कॉम्प्लेक्स बनने का तरीका होता है। तो पहला कॉम्प्लेक्स ई है, ई नाम अर्ली से आया है। दूसरा कॉम्प्लेक्स ए है, ए मतलब प्री स्प्लाइसियोसोम है, ठीक है, प्री स्प्लाइसियोसोम है। फिर तीसरा है बी, बी मतलब बी कॉम्प्लेक्स है। और चौथा है बी, बी स्टार, इसको बोलेंगे हम लोग एक्टिवेटेड बी कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड स्प्लाइसियोसोम। सब लिखा हुआ है, हो सकता है इसके नाम पे क्वेश्चन आ जाए। तो ई, ए, बी, बी स्टार, 4 सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। तो अब ए कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। ए कॉम्प्लेक्स को हम लोग कह सकते हैं प्री स्प्लाइसियोसोम के नाम से भी जान रहे हैं। यहाँ पर क्या आने वाला है? U2SNRNP आने वाला है। U2SNRNP रिप्लेसेस, देखो SF1 ने क्या किया था? SF1 ने सिर्फ रास्ता दिखाया था, सफलता का मार्ग दिखलाया, सफलता का मार्ग दिखलाया SF1 ने। सफलता का मार्ग कैसे दिखलाया? जैसे हम ही हैं, सफलता का मार्ग आपको दिखला दिए। अब हमारा तो कंसेप्ट ये हो गया कि हमें लगता है कि यार हमको पढ़ाने में ज्यादा मजा आती है, भले हम 4 घंटे 5 घंटे इस समय सोते हैं, बट अंदर से मजा बहुत आती है पढ़ाने में। तो हम आगे भी सोच रहे हैं कि पढ़ाते ही रहेंगे, यही नेट JRF लेवल का ही पढ़ाने में मजा आती है। इंटर विंटर का पढ़ाते हैं तो हल्के एक लाइन ज्यादा बताते हैं तो बच्चों का मुंह बन जाता है, तो मजा भी नहीं आती वहाँ पढ़ाने में। नीट वालों को पढ़ाने में मजा ही नहीं आती है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा भी ज्यादा बता दो तो दिक्कत है। हो सकता है भविष्य में हम वैसे पढ़ाते रहे और आप लोग को पढ़ाएं, आप सफल हो जाओ, सफल होकर के हमको भूल जाओ तुरंत। जैसे सफल तुरंत ही इनको हटाओ, पहले इनको पहले स्टेटस प्राइवेसी में लगा के इनको पहले यहाँ से तो हटाओ, ठीक है। तो ये होता क्या है कि सफलता जो है, SF ने क्या किया? केवल और केवल रास्ता दिखलाया। SF ने क्या किया है? सफलता दिलाने का रास्ता दिखाया है। किसको रास्ता दिखाया है सर? U2 को। तो अगले स्टेप में क्या हो गया? जो सफलता थी वो खत्म, है ना, ये सब खत्म। हटा देते हैं इसको। ये देखिए ये सब खत्म। अब यहाँ पर क्या आने वाला है? देखो वो हट गया, वो हट गया। वहां पे उसने बस बताया था कि भैया आइए आइए आइए, ब्रांच पॉइंट यही है, आइए 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 आइए, ब्रांच पॉइंट यही है। वो खाली ये बोल रहा है बस। तो उसने केवल ब्रांच पॉइंट दिखलाया है, और उस ब्रांच पॉइंट पे आ करके बाइंड करने वाला है U2, है ना। U2 आके बाइंड करता है, U2 आकर के बाइंड करता है। जैसे U2 आकर के बाइंड करता है, मेरी बात ध्यान लगाना भैया, U2SNRNP देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है U2SNRNP। और जैसे U2SNRNP आ रहा है,
है ना। एक्चुअली में हुआ क्या, उसने देखा क्या SF1 को, SF1 को देखा यहाँ अच्छा ब्रांच पॉइंट यहाँ है, इनके पास वो क्षमता नहीं। जैसे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन हमने पढ़ा था कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के पास केवल क्षमता है एक बात ऐसी प्रोटीन है जो न्यूक्लियोटाइड को पहचान पा रही है ना। बाकी सब उसको देख के पहचान पाते हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं, उसको देख करके पहचान रहे हैं। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर रही है, न्यूक्लियोटाइड को पहचान रही है, और बाकी सब टाटा बाइंडिंग को देख करके पहचान पा रहे हैं। टाटा बाइंडिंग कुछ ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज कर दे रहा है, वो आगे की प्रोटीन उसको देख के पहचान पा रहे हैं। ऐसे ही SF1 ने काम किया। और जैसे यह इनकी सहेली भी चली गई U2AF, इसको पहचानने में इनकी सहेली ने भी मदद किया है। किसकी सहेली ने, नाम लिखा हुआ है इसीलिए मैं वहां पे नहीं बता रहा था, नाम क्या लिखा हुआ है, U2AF, U2 का सहेली, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब सहेली, सखी, है ना, फ्रेंड। तो U2 की फ्रेंड है, उसने भी मदद करी थी, वो भी निकल गए। तो ये दोनों निकल गए भैया, ये दोनों गए। बचा क्या, केवल ये बचा। अब इनका बाइंड करने का लहजा जरा आप देखिए, है ना। अब वो आपको एक बहुत प्यारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। एक क्वेश्चन का आंसर ये मिलने वाला है सर कि ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन का एडेनिन ही क्यों आकर के, क्या एडेनिन के पास ही 2' OH होता है? मेरा क्वेश्चन पहले बताओ, आप लोग के मन में 3' OH, क्या एडेनिन के पास ही 2' OH आकर के बाइंड करता है? तो क्या केवल एडेनिन के पास ही होता है और किसी के पास नहीं होता है? यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन के पास 2' OH नहीं होता है क्या? होता है या नहीं होता है? होता है तो थम्स अप, नहीं होता है तो थम्स डाउन। टू प्राइम OH केवल यूरेसिल, एडेनिन के पास ही होता है क्या? यूरेसिल मतलब एडेनिन से बने हुए न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है यहाँ पे। एडेनिन से बने हुए न्यूक्लियोटाइड के पास ही होता है क्या? क्या ये ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल के पास नहीं होता है क्या? अगर होता है, इन तीनों के पास भी होता है तो थम्स अप, नहीं होता है तो थम्स डाउन। जल्दी बतलाएं तो आगे बढ़े, बहुत देर हो रही, 9:06 हो गया। निशा मैम कह रही होता है, और लोग कुछ नहीं बता रहे। रंगोली जी बतलाइए, होता है कि नहीं होता है? कोई कुछ नहीं बता रहा, या क्या करा जाए, खत्म करी जाए क्या आज क्लास, कल पढ़ाया जाए, पता ही नहीं है। सबके पास होता है यार, RNA अगर बना हुआ है, ये RNA का ही तो पोर्शन है। RNA स्प्लाइसिंग पढ़ रहे हो ना, तो ये इतना लंबा सा, ये जो बाबा जी की छड़ी लिए रखे हो, ये बाबा जी की छड़ी जो है ये क्या है, ये RNA ही तो है, और तो कुछ है नहीं है, ये RNA ही तो है, और क्या है ये? तो अगर ये RNA है तो ये तो सबके पास होगा ना, ये तो सबके पास होगा। RNA के पास तो 2' OH रहता ही, RNA के पास, राइबो न्यूक्लियोटाइड के पास तो 2' OH होता ही है। तो वो चाहे जो भी राइबो न्यूक्लियोटाइड हो, वो सबके पास 2' OH होगा। उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है यार, इतने बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थोड़ी नहीं, फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी मेरे भाई। कोई आंसर नहीं दिया इसका, बताइए। हम तो उससे हाई फाई वाला क्वेश्चन पूछने जा रहे थे, अनुष्का भी आंसर नहीं दे पाई, दीप्ति मैम भी नहीं बता रही है, कोई नहीं बता रहा है। चलिए, मेरा मेन क्वेश्चन यह आया कि जब एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, जब सबके पास 2' OH है, तो एडेनिन में ऐसा क्या खास है कि यही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया? अगर 2' OH को ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना था, तो इन ऑल दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, है ना, ये सबके पास जो है, और उस एरिया के ब्रांच पॉइंट पे सिर्फ एडेनिन ने ही क्यों ऐसे ब्रांच पॉइंट की तरह काम किया? वहीं के अगल बगल ग्वानिन, कुछ भी तो हो सकता है, और भी तो चीजें हो सकती हैं। तो जो और भी चीजें हो सकती, वो भी तो ब्रांच पॉइंट की तरह काम कर सकती हैं। जो और भी चीजें हो सकती हैं, वो भी तो ब्रांच पॉइंट की तरह काम कर सकती हैं। तो वो ब्रांच पॉइंट की तरह काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्वेश्चन बन रहा था ये देखिए, ये है उसके बगलिया में ही एनी न्यूक्लियोटाइड, एनी अगल बगल देखिए, एनी न्यूक्लियोटाइड, ये प्रिमिडीन लगा हुआ है,
तो ये ब्रांच पॉइंट की तरह काम क्यों नहीं करी, ये क्यों नहीं करी, ये क्यों नहीं करी? एडेनिन में ऐसा क्या खास था कि वही ब्रांच पॉइंट की तरह काम कर रहा है? तो समझते हैं। अब होता क्या है, मेरी बात को जरा समझना। होता यहाँ पर क्या है, होता दरअसल ये है कि मान लिया, ठीक है, मान लिया कि ये जो है, ये जो है, ये है आपका SNRNP। नहीं, एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है, ये है आपका, ये हो गया आपका ब्रांच पॉइंट। हम इसकी मदद ले रहे हैं थोड़ा सा, है ना, इसकी मदद लेना जरूरी हो गया। अब ये ब्रांच पॉइंट जो हुआ, मान लिया ये लिखा हुआ था वाई, है ना, तो वाई क्या हो रहा है, वाई हो रहा है, वाई को पॉलीपिरिमिडिन मान लिया, वाई की जगह हम खाली यू लिख दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यू, एन की जगह जो मान आ रहा है, एन की जगह हम लोग जी लिख दे रहे हैं, जी नहीं लिखा था बहुत देर से, है ना, वाई की जगह यू लिख दे रहे हैं, है ना, वाई की जगह फिर यू लिख दे रहे हैं, ठीक है। और फिर आर की जगह क्या लिख रहे हैं, आर की जगह वाई की जगह, हाँ, आर की जगह क्या लिख दे रहे हैं, आर की जगह हम लोग लिख दे रहे हैं जी लिख दे रहे हैं। और फिर क्या आ रहा है, फिर आपका आ रहा है प्यारा सा ब्रांच पॉइंट ए को थोड़ा बड़ा सा लिख दे रहा है, बड़ा सा क्यों लिख दे रहे हैं, ए को लिख दे रहे हैं इस कलर से, खुश, ए को लिख दे रहे हैं अलग कलर से। बहुत ध्यान लगाना, बहुत प्यारा सा, छोटा सा और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। वाई को यू लिख दे रहे हैं, है ना, और फिर कुछ भी नहीं लिख दे रहे हैं, हटाओ। अब देखते हैं, ये तो था आपका आरएनए जिसको स्प्लाइस करना है। अब इस पे आता है U2SNRNP। अब U2SNRNP की जो रीडिंग है वो ये है, ए सी, है ना, ए ए सी, ए और सी, ऐसे कुछ भी, सी या जी, कुछ भी, सी या जी, इन दोनों में से कुछ भी। तो एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअली में क्या हुआ, इनके इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग बन जाती है। ऐसे U2SNRNP में है क्या सर, U2SNRNP में एक आरएनए भी तो है, तो इनके, अरे ट्रम्प महोदय भागो यहाँ से, इसके इनके बीच में बॉन्डिंग बन जा रही है, इनके और इनके बीच में बॉन्डिंग बन जा रही है। दूसरा, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, यूरेसिल इनके बीच में, इनके इनके बीच में, इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, लेकिन इनके इनके बीच में, लेकिन नहीं बनेगी जो, वो क्या नहीं होगी, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, बाकी सबकी बॉन्डिंग हो गई, ये वाली बॉन्डिंग नहीं हुई। जब ये वाली बॉन्डिंग नहीं हुई तो ये फूल जाते हैं, ये फूल करके बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, हैंग कर जाते हैं, लटक जाते हैं, है ना, है ना, बोलो भाई, बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट में मजा आया। तो ये बॉन्डिंग ही नहीं होती, फ्री रह जाते हैं। जब फ्री रह जाते हैं तो इसीलिए केवल यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जब ये फ्री रह जाएंगे तो केवल यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या सबको ये वाली बात समझ में आई? अब बताओ, है ना, आ गई। जिसको नहीं आई वो थम्स डाउन कर सकता है। होता क्या है, SNRNP जो होता है वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करता है। अरे मैडम जी, निशा मैम, देखिए SNRNP जो होता है, SNRNP एक आरएनए से बना हुआ कंपोनेंट है, और जिसकी स्प्लाइसिंग करा रहे हैं वो भी आरएनए है। तो ये मान लिया हमने क्या किया, ये SNRN, ये जो हमने लिया ये SNRNP है, ये छोटा सा टुकड़ा SNRNP का आरएनए है। इसके पास कुछ इसके आरएनए है तो उसके पास कुछ सीक्वेंस होंगे, वो सीक्वेंस दिए गए हैं ए सी ए ए, है ना, सी सी ए। होता क्या है कि ये जो, जब सारे टुकड़े जो सारे होते हैं वो तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री था तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है पूरी तरह से। तो जब एक दूसरे की तरह से, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक नहीं है तो बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे, और जब बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये अलग ही ये झूलते रह जाएंगे, है ना। ये होंगे क्या, ये होंगे बल्ज आउट, ये बाहर निकल के आ जाएंगे, बल्ज आउट हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे भाई, बल्ज आउट हो जाएंगे। अब बताइए, अभी भी नहीं समझ आया? नहीं आया तो फिर थम्स डाउन करिए। नहीं होता है। मैं, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक, ठीक है।
समझ गया क्वेश्चन मैम, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये रहा है कि जो ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है ना, सॉरी ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन होती है, या जो ब्रांच पॉइंट होता है, मैंने क्वेश्चन ये किया था, ये ब्रांच पॉइंट हमेशा एडेनिन ही क्यों होता है, ये और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि और सब तो बाइंड कर चुके हैं, और सब बाइंड कर चुके हैं, है ना, और बाइंड कर चुके हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुके हैं, ये एडेनिन ही बच जाता है जो बाहर की ओर निकला रह जाता है। अब ये जब बाहर की ओर निकला रह जाएगा, है ना, जब ये बाहर की ओर निकला रह जाएगा तो निकल करके ये देखो, ये अभी एक फोटो और दिखाते नहीं, अच्छा इसमें होगा, ये देखिए फोटो, ये देखिए, जब ये बाहर की ओर निकला रह जाएगा ऐसे, ऐसे कुछ, है ना, ये बाहर की ओर निकला रह जाएगा, तो ये और इनके बीच में अट्रैक्शन काम करने लग जाएगा। बाकी बाहर की ओर निकले नहीं रहते हैं, अगर बाहर की ओर निकले नहीं रहेंगे, बल्ज्ड आउट नहीं रहेंगे, तो अट्रैक्शन वहां पे काम नहीं कर सकता है। हमने क्वेश्चन ये पूछा था मैम कि जो एडेनिन रहता है, जो एडेनिन रहता है वही पॉइंट की तरह काम क्यों करता है, तो वही पॉइंट की तरह इसलिए काम करता है, केवल वही बल्ज्ड आउट हुआ, और कोई बल्ज्ड आउट हुआ ही नहीं। ठीक है, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? ठीक है, मैंने ये पूछा था कि एडेनिन ही क्यों बॉन्ड बनाने में, कल स्टेरिफिकेशन की रिएक्शन याद करो, एडेनिन का ही 2 प्राइम क्यों पार्टिसिपेट किया, और किसी का 2 प्राइम पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, 2 प्राइम OH एडेनिन का क्यों नहीं किया, सॉरी एडेनिन का ही क्यों किया, बाकी सबके पास भी तो है, बाकी सबके पास भी तो 2 प्राइम OH है, तो मैंने बोला कि बाकी सबके पास 2 प्राइम OH तो है, लेकिन ये बल्ज्ड आउट नहीं है, ये एक लाइन में थे, ये एक लाइन में थे ऐसे, लेकिन इससे जो एडेनिन वाला है वो थोड़ा सा बाहर की ओर बल्ज्ड आउट हो गया है, क्यों, क्योंकि वहां पे बॉन्ड नहीं बना पाया है, ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। चलिए ठीक है, समझ में आ गई ना बात, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं पूछ सकती हूँ आप फिर से। ठीक है, तो ब्रांच पॉइंट ए रिमेन अनपेयर्ड, अनपेयर्ड रहता है, बल्ज्ड हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो आप लोग यहाँ जरा ध्यान लगाइए, फिर से हम इसको जरा हटा के दिखाते हैं, इसकी फोटो जरा देखो, इसकी फोटो, ये फोटो, ए भाई ये वाली फोटो जरा देखो, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम जो फोटो दिखा रहे हैं बस वो देखना, और ये वाली फोटो देखो, ये तुमको दिख नहीं रहा, खुद ही दिख रहा होगा, खुद ही दिख रहा होगा, जब यहाँ पर U2SN-RNA नहीं बन जुड़ा था, U2SN-RNP नहीं जुड़ा हुआ था, तब ये छोटू से थे, और जब जुड़ गए ये बल्ज्ड हो गए, बाहर की ओर उभर चुके हैं, है ना, तो ये बल्ज्ड हो चुके हैं, तो अब इसके चारों तरफ कौन आकर के जुड़ चुका है, इसके चारों तरफ आकर के अटैच हो चुकी है कौन, U2SN-RNP, U2SN-RNP आके जुड़ चुका है। अभी तक के हम लोगों ने क्या देखा कि U1 जो था, अभी तक के हम लोगों ने क्या देखा कि U1 जो था वो कहां पर आकर के बाइंड कर रहा था, वो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे बाइंड कर रहा था, है ना, सफलता जो थी SF1 वो आकर कहां पर बाइंड कर रहा था, ब्रांच पॉइंट पे बाइंड कर रहा था, है ना, U2 की मदद करने के लिए आ चुका था U2AF65 और U2AF35, U2AF65 जो था वो बाइंड कर जा रहा था जस्ट SF1 के डाउन स्ट्रीम, है ना, पॉलीप्रिमिडीन रिच जो स्ट्रेच है वहां पे आके बाइंड कर रहा था, और U2AF35 कहां पे आके बाइंड कर रहा था, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। इतनी बात हम लोगों ने सीखी, फिर हमने सीखा कि ये इस चीज को देख करके, SF को देख करके यहीं पे आसपास टहल रही थी, कौन टहल रहा था सर, टहल रहा था U2SN-RNP टहल रही थी, बहुत देर से टहल रही थी, वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि कहां पे ज्वाइन करें। कुछ समय बाद जैसे उसके वहां पर SF1 जुड़ा, SF1 को देख करके वो पहचान गई, मतलब प्रोटीन ने प्रोटीन को देख करके इंटरेक्शन किया, अट्रैक्शन किया, और वहां पे जाके जुड़ गए, वो जैसे आए SF1 खड़े हो गए, अरे अरे भैया आइए आइए बैठिए, है ना, जैसे जैसे आप कभी कभी देखो किसी शादी आदि में जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, और आपको क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि यही वेन्यू है कि नहीं है, यही वेन्यू है कि नहीं है, लेकिन जैसे आप वेन्यू के बाहर पहुंचते हो, आपको एकदम से वहीं पे कोई एक जानने वाला बुआ का लड़का, मामा का लड़का कोई दिख गया, कहना अरे अरे वो लोग हैं तो यही है, यही है, यही, चलो चलो भाई खाया जाए जल्दी से, है ना, तो वही कहानी यहाँ पर कौन करता है, U2SN-RNP करता है। दिव्यांशु बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम तो चेक कर रहे हैं दिव्यांशु है कि नहीं है, मतलब दिव्यांशु जी नहीं है, मतलब है क्लास में नहीं, ठीक है। अब कौन आने वाला है, अब बड़े ध्यान लगाना, अब आने वाला है U4 और U6, कौन आने वाला है, मैं यहां लिख दे रहा हूं,
U4 और U6। पहले तो ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, बहुत सारी गंदगी हो चुकी है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ये हटा देता हूँ। खासकर इधर वाली चीजें हटा दो, बस खत्म हो जाएगा। अभी बहुत आसान है, बस एक बार स्प्लाइसियोसोम असेंबल हो जाए, इसके बाद की कहानी तो बहुत आसान है, उसको समझना तो बहुत आसान सा काम है। चलिए देखते हैं भाई, है ना, देख लेते हैं। अब कौन आने वाला है? अब आने वाला है U4, ध्यान दो, U4 U6, है ना, प्लस U5। ये 3 SNRNP एक साथ आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल SNRNP। ये तीनों मिल करके U4 और U6 हाथ पकड़ के एक साथ चले आ रहे हैं, और U6 जो है, U5 जो है वो अलग आ रहा है। U4 और 6 चौका और छक्का एक साथ चला आ रहा है, और 5 जो है वो अकेले चला आ रहा है ना। एक्चुअली में जो है ना, एक्चुअली में क्या है, अगर आपसे बोला जाए ज्यादा देखने में सुंदर क्या लगता है, चौका या छक्का, तो आप बोलोगे सिक्सर जो होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, बढ़िया, है ना, हाई एंड हैंडसम शॉट होता है सिक्सर। तो सिक्सर मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो चौका क्या है? चौका तो खाली एक शुरुआत है, स्टार्टर है, मदद करता है। तो एक्चुअली में चौका जो होता है वो छक्के को रोके रहता है ना, इनिबिट करता है। कब तक इनिबिट करता है? कहता है कि भाई जब काम होगा तब शुरू करना, अभी पहले से नहीं, पहले से नहीं। इसका कुछ काम है U6 का, U6 कैटेलिटिक सेंटर की तरह काम करने जा रहा है U2 की मदद से। U2 की मदद से कैटेलिटिक सेंटर की तरह काम करता है, अभी आगे हमने आपको बताया, कोर कैटेलिस्ट की तरह काम करता है U2 U6, है ना। इससे पहले मैंने बता रखा है, वो चीजें अब आपको समझ में आ जाएंगी। तो U6 को पहले ही कैटेलिसिस की तरह काम ना कराया जाए, इसके लिए कौन होता है? U4 होता है। आप लोग जीवन में अगर आप कभी बायोलॉजी पढ़ते होगे, जूलॉजी पढ़ते होगे, तो आप लोग पढ़ते होगे पेप्सिनोजेन पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है? पेप्सिनोजेन पाया जाता है, ट्रिप्सिनोजेन पाया जाता है, ट्रिप्सिनोजेन पाया जाता है। तो पेप्सिनोजेन आगे जाकर के पेप्सिन में चेंज हो जाती है ना। तो पेप्सिन में ये जो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में चेंज हो जाती है, तो पेप्सिन ही क्यों नहीं भगवान बना देते हैं? पेप्सिनोजन क्यों बनाते हैं? डाइपेप्टाइड का एक कैप क्यों लगा देते हैं? जब आपको इस पेन से ही लिखना है, अच्छा मतलब रेड कलर से दिखता है, वाह भाई वाह। जब आपको आपको इस पेन से लिखना ही था, तो ये कैप काहे लगाए बैठे हो? ये कंपनी वाले कैप क्यों देते हैं? ये इसलिए देते हैं कि कुछ जहां लिखना है वही लिख लेना। पता चला शर्ट में लेके गए, शर्ट में ही कुछ बना के चिड़िया उड़िया पहुंच रहे हो अंदर ही अंदर। यही काम ये U4 करता है कि U6 का जहां पे काम है वही काम करे, रास्ते में इधर उधर से भिड़ भिड़ करके कहीं और स्प्लाइसिंग ना करा दे, ठीक है। तो U4 U6 और U5 आने वाले हैं, ट्राई SNRNA आने वाला है, और मिल करके ये बढ़िया सुंदर सा असेंबल हो गया, सुंदर सा असेंबल हो गया, पहला स्टेरिफिकेशन रिएक्शन करा दिया। ये देखो ए जो है बल्ज्ड आउट है, यहाँ पर ए देखिए, हम इसको रेड कर दे रहे हैं बिल्कुल। ये रेड वाला जो है ये बाहर उभर के आया, ये उभर के आया, ये झांक रहा है ऐसे बाहर, है ना, ऐसे झांक रहा है। जब ये झांक रहा है तभी पड़ोसी देख पाया। कौन पड़ोसी? 5 प्राइम वाला। मेरा अच्छा, वहां दोनों अट्रैक्ट हो गए, दोनों अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के पास आ गए, एक बढ़िया सा लैरिएट बना दिए, एक बढ़िया सा क्या बना दिए? लैरिएट बना दिए, फंदा बना दिए, ठीक है। ये फंदा बन गया, अभी ये टूटा नहीं है ना। इस फंदे को बनाने में जरा सोचो भाई, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इस फंदे को बनाने में? UNSNRNP। UNSNRNP कहाँ लगा था सर? ये 5 प्राइम पे लगा हुआ था। UNSNRNP कहाँ लगा हो? तब इसको बड़ा करके देख लेते हैं, इसको ही बड़ा करके देख लेते हैं, है ना। अब इस फोटो को जरा बड़ा करके हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब आप देखिए भैया, अब पढ़ने में भी आ रहा होगा और समझने में भी आएगा। बहुत सही, देखते हैं, देख लो भाई। UNSNRNP आकर के बाइंड कर गया, है ना। UNSNRNP, ठीक है, UNSNRNP आके बाइंड करा। नॉन SNRNP दैट इज SF, जैसे दैट इज SF1 आकर के बाइंड किया, है ना। और U2AF ये पहले से आके सहेली बैठी हुई है कि अभी U2 मेरा भाई, मेरी सहेली, मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा सखा आएगा, उसकी मदद करनी है मुझे।
है ना, उसकी मदद करनी है, वो ढूंढ नहीं पाएगा बेचारा, वो ब्रांच पॉइंट को ढूंढ नहीं पाएगा। हम भी ऐसे से हाथ दिखाएंगे, इधर आओ बहन इधर आओ, कौन करेगा? इसकी सखी, ऑक्सिलरी फैक्टर, है ना। तो ये दोनों मिल करके इसको बुलाते हैं कि आ जाइए। U2 आकर के यहाँ पे बाइट कर गया। U2 के अंदर SN RNA जो RNA पाया जा रहा है वो इस ब्रांच पॉइंट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक्सेप्ट एट द एडेनिन पॉइंट। एडेनिन पॉइंट को छोड़ करके बाकी सबके कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, इसलिए एडेनिन जो होता है वो बॉन्ड नहीं बना पाता है, वो बल्स्ट आउट हो जाता है। वो जैसे बल्स्ट आउट हो जाता है वो 5 प्राइम को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन करने की सिर्फ कोशिश कर पाता ही नहीं है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि अभी इनको एक चीज की और जरूरत पड़ने वाली है। वो जरूरत है किसकी? एक बढ़िया से ट्रिपल SN-RNP कॉम्प्लेक्स की, U6 और U5 की। U6 जो हो रहा है ना, U6 और U5 की इनको जरूरत पड़ने वाली है। तो U6, U5 और U4 तीनों मिल करके आके बाइंड कर गए। हमने पहले बोला है कि U4 क्या कर रहा था, U4 क्या कर रहा था, U6 को इनिबिट कर रहा था। मैंने हमेशा से जीवन काल से, बचपन से भी आपको पढ़ा रहा हूँ कि सिंबल है इनिबिट का, ये सिंबल है प्रमोट का, है ना। तो ये इनिबिट कर रहा है, U4 जो है वो U6 को इनिबिट कर रहा है। इसलिए जब इसका काम करना होगा, जब इसको काम करना होगा तो U4 को अलग कर दो, U4 निकल जाएगा, है ना, और U1 भी अलग हो जाएगा। U1 भी वहां से हटा के रखो। ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन थी जो आप इतनी देर से सुरक्षित करके रखे थे, उसको भी हटाओ। उसको हटा दिया जाता है, एक लैरिएट बन जाता है, सुंदर सा लैरिएट बन जाता है। इस लैरिएट में U6 है ना, इस लैरिएट में U2 है, इस लैरिएट में U5 है ना। ये तीनों बन जाते हैं। फिर से आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा लैंग्वेज फिर से पढ़ते हैं भाई पॉइंट्स, ठीक है। U1 SN-RNP 5 प्राइम स्प्लाइस साइट से बाइंड करा, SF जो होता है ब्रांच पॉइंट से बाइंड करा, U2 AF ये दोनों ऑक्सिलरी फैक्टर हैं, ये आपके 3 प्राइम स्प्लाइस साइट से बाइंड करे हैं, और ये जो भी ब्रांच पॉइंट है उसके थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम पॉलीप्रिविडिन रिच ट्रैक पे बाइंड कर गए। पांचवा स्टेप क्या है? U2 SF1 हट गया, U2 आके जुड़ गया, ब्रांच पॉइंट बल्स्ट आउट हो गई। छठ है ना, 6 स्टेप्स खत्म। सातवां स्टेप देखो, U4, U6 और U5 अलग है, इसलिए यहाँ पर एक डॉट लगाया मैंने अलग से। ये दोनों साथ में आते हैं, ये अलग आता है, ये दोनों हाथ पकड़ के चले आते हैं, ये अलग आता है। मिलके एक ट्राई SN-RNP आता है। U4 जो होता है वो U6 को इनिबिट करता है, और U5 क्या करता है? अलाइन करता है दो एक्सॉन्स को बिफोर लाइगेशन। ये दोनों एक्सॉन्स हैं, ये आगे चल के अभी मदद करेगा। U5 मदद करेगा, किसकी में मदद करेगा? दो एक्सॉन्स को आपस में प्रॉपरली अलाइन करने में ये मदद करने वाला है, ठीक है। फुल स्प्लाइसोसोम असेंबल्ड हो गया, है ना, फुल स्प्लाइसोसोम असेंबल्ड हो चुका है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स बन चुका है। जैसे ही असेंबल्ड कॉम्प्लेक्स बना, उसको एक्टिवेट करना है, पूरी तरह से असेंबल्ड हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है? अब एक्टिवेट करना। अब आपको खाली लैंग्वेज से सब समझ में आने लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? B.B स्टार कॉम्प्लेक्स, है ना। U1 लीव, है ना। अब U1 निकल गया, U1 निकल जाएगा, कहां से निकल जाएगा साहब? 5 प्राइम स्प्लाइस साइट से U1 निकल चुका है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट से U1 निकल चुका है ना। 5 प्राइम स्प्लाइस साइट से U1 निकल चुका है। ये देखिए, थोड़ा और छोटा कर देते हैं इनको, सब आ जाएगा समझ में भी, परेशान मत होइए। U1 देखिए कहाँ है, ये देखिए U1 निकल चुका है, U1 लीव, है ना, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। U4 लीव, U4 क्यों? क्योंकि वो U4 जैसे लीव होगा, जो इनएक्टिवेट किया था U6 एक्टिवेट हो गया। U4 का छोड़ना मतलब क्या हुआ? U6 एक्टिवेट हो गया। U6 रिप्लेसेस U1, U6 क्या करेगा? U1 को रिप्लेस कर देगा, है ना। U6 क्या करने वाला है? U1 को रिप्लेस कर देगा एट द 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। U1 को रिप्लेस कर देगा 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। तो अब 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे कौन आके बाइंड कर चुका है? U6, है ना। ब्रांच पॉइंट पे आकर के कौन बाइंड करे हुए? U2, बहुत देर से बाइंड करे हुए। U2 और U6 मिलकर के पहली स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कराते हैं, इसलिए इसको कोर कैटालिटिक सेंटर कहते हैं। क्वेश्चन ये आया कि कोर कैटालिटिक सेंटर U2 U6 को क्यों कहते हैं? कहते किसे हैं ये तो आप अभी देख रहे हो, सामने लिखा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर यही पहली ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कराते हैं। U2 कहाँ पे जुड़ा होता है? U2 5 प्राइम पे, सॉरी U6 कहाँ जुड़ा होता है? U6 5 प्राइम पे जुड़ा होता है। और U2 कहाँ जुड़ा होता है? U2 ब्रांच पे जुड़ा होता है ना, ब्रांच पॉइंट पे जुड़ा होता है। इसलिए इसको कोर कैटालिटिक सेंटर कहते हैं। राइबोजाइम है ना, एक तरह का राइबोजाइम है।
बोलिए भाई, इतनी बात सबको 12 स्टेप तक समझ में आ गया आपको? 12 स्टेप समझाने में मान लिया आधा घंटा लग गया, अगले 12 स्टेप समझाने में मुश्किल से 12 मिनट भी नहीं लगेंगे। बताइए किसको आया किसको नहीं आया? जिसको नहीं आया वो ना बताइए, ना वाले मिले हमको। निजाम मैम कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत ना बताइए। दिव्यांशु क्या बता रहे? दिव्यांशु दिव्यांशु बीच में चले गए थे कहीं कुछ खाने वाने मैगी वैगी लेना, या नींद आ गई होगी हल्की सी। बड़ी समस्या है। आपको बहुत देर तक ढूंढा जा रहा था, वीडियो देखना। हम 11 मिनट तक लगातार दिव्यांशु दिव्यांशु बुला रहे थे, आप आई नहीं। फर्स्ट ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होने वाली है। U2 और U6 मिलकर के फर्स्ट ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं। द 2 प्राइम OH ऑफ द, ठीक है, तब मैं अच्छा, द 2 प्राइम OH ऑफ द ब्रांच पॉइंट A अटैक्स 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, है ना। 2 प्राइम OH ऑफ द ब्रांच पॉइंट A, तो A का 2 प्राइम, ये तो कल वाली कहानी हो गई सर, ये तो कल वाली। अब केमिस्ट्री आप पढ़ाना शुरू कर दिए फिर से, है ना। वो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे अटैक कर देगा, 5 प्राइम एक्सॉन रिलीज हो जाएगा। 5 प्राइम जो एक्सॉन रिलीज होगा उसका कौन सा एंड फ्री होगा? 3 प्राइम फ्री रहता है। वो आगे जाकर के एक्सॉन 2 के साथ मुलाकात करने वाला है, इंट्रॉन लैरिएट बन जाता है। ये तो कल वाला है, समझ में आ गया तीनों स्टेप? 13, 14, 15 जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। जिन्होंने कल की वीडियो देखी उन्हीं को समझ में भी आ रही होगी, और अच्छी बात है इस आज की क्लास में सबने कल वाली वीडियो देख रखी है। ठीक है, 14, 15, 16 आ जाते हैं। 16, 17 क्या बोला? सेकंड ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, 3 प्राइम OH ऑफ एक्सॉन 1 अटैच द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे आकर के अटैक करेगी। एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 आपस में जुड़ जाएंगे, इंट्रॉन लैरिएट फ्री हो जाएगा, है ना। इंट्रॉन लैरिएट फ्री हो जाएगा और मैच्योर mRNA भी बन चुका होगा, मैच्योर mRNA बन चुका होगा। फाइनल जो स्टेप आने वाला है, हमें लग रहा है कि ये जो आपका 16, 17, 18 स्टेप है वो भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताते रहिए। 16, 17, 18 स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। 19, 20, 21, 22 मैंने बोला ना, अगले के 12 स्टेप 12 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं। अगला क्या काम होने वाला है? एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स। एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स है भैया, एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स आ गया साहब। एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स क्या है? EJC, जरा देखते हैं EJC। अब ठीक है, एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स है EJC, डिपॉजिटेड एट द एक्सॉन जंक्शन एज अ मार्कर ऑफ। जैसे एक्सॉन, दोनों एक्सॉन आपस में जुड़ जाएंगे और वहीं पे आकर के EJC भी डिपॉजिट हो जाती है। वो डिपॉजिट हो जाती है, ये एक सिंबल है, एक साइन, और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब वो बताने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो एज अ मार्कर की तरह काम करता है कि हाँ भैया स्प्लाइसिंग सक्सेसफुल हो गई। अगर EJC नहीं बाइंड करा है तो इसका मतलब अभी स्प्लाइसिंग में कोई झोल है। दोनों एक्सॉन्स को साथ में अलाइन करने का काम कौन कर रहा था? U5 कर रहा था। अब आप लोगों का मेन काम पता क्या है? ये फोटो जो है वो तो है ही है, वो तो देखते रहना है, इसका फ्लो लाइन डायग्राम बनाते रहना है बार बार, जैसे मैंने 1 लाइन समरी आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो, है ना, वो बनाते रहना, ये तो अलग काम है। मेन काम है सारे U1 लिख देना, सारे U लिख देना, U1, U2, U3, U4, U5, U6 जो है ना। U3 तो है नहीं, तुरंत काट देना। तो इनका काम क्या है? बार बार सोचो U1 का क्या काम था, ऐसे सोचो U1, U2 का क्या काम था, डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं देखना, सिर्फ सोचना है। U3 है ही नहीं सर, लिख देते, काट देते तुरंत, बहुत आराम मिलती है इससे। U4, U5 का क्या काम था, U6 का क्या काम था, क्या U1 का क्या काम था सर बताइए जरा। सर U1 का क्या काम था? U1 क्या 3 प्राइम नहीं 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे बाइंड हो रही थी? जी सर, है ना। आप खुद ही सोचो U2 का क्या काम था? सर ये U2 जो है SF1 को हटा करके, SF1 को हटा करके और खुद आके जुड़े जा रही थी ब्रांच पॉइंट पे, है ना। ऐसे लिखते रहना, पेन भी चलता रहना चाहिए आपका रफ पे, लिखो ऐसे लिखो। U3 है ही नहीं सर। U4 का सर क्या काम था? U4 जो था वो U6 को इनहिबिट करे रहता था, है ना, U4। और ये तीनों मिल करके एक ट्राई कॉम्प्लेक्स भी सर बना रहे थे, है ना। और ये तीनों जब मिल जाते थे तो हम बोलते थे सर स्प्लाइसियोसोम असेंबल हो चुका है, स्प्लाइसियोसोम असेंबल हो चुका है। हमको भाई इतनी उधर उधर की बात बताओ, हमको एक एक बात बताओ जरा। ये U5 क्या करता था? हमने बोला सर ये U5 जो है एक्सॉन की, ये U5 जो है
वो एक्सॉन को क्या कर रहा है, एक्सॉन को, अनुष्का डिस्टर्ब कर दिए बीच में फ्लो डिस्टर्ब हो गया। चलिए, वो एक्सॉन को क्या कर रहे थे, अलाइन कर रहे थे, अलाइन कर रहे थे, एक्सॉन को अलाइन कर रहे थे। ठीक है, U6 क्या है, U6 क्या होने वाला है, हमने क्या बताया है, U6 क्या करेगा, U6 सर U1 को हटा करके खुद जुड़ जाएगा, पहले वाले को हटा करके लास्ट वाला जुड़ जा रहा था। ये बार बार, इसको करने में कितना टाइम लगा सर, इसको करने में क्या 5 मिनट टाइम लग गया, नहीं, इसको करने में हमको ज्यादा 3 टाइम लगा, 3 मिनट लगा हुआ है बस। हाँ, अनुष्का कुछ कहना चाह रही थी क्या, कि ऐसे गलती से हुआ था, गलती से मिस्टेक थी क्या, जल्दी बतलाओ। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ना, तो बात समझ में अब आ गई होगी। अब आपको लग रहा होगा कि ऊपर जो पढ़ाया गया था 10, 5, 20, 25% जो आया था, वो अब आपको तो 200% आ गया है ना, 200% आ गया। ये वन लाइन समरी भी देख लेते हैं, नहीं वन लाइन समरी नहीं, लैरिएट लैरिएट जो इंट्रॉन है वो रिलीज हो जाएगा, है ना, इंट्रॉन डिग्रेड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है, इंट्रॉन का डिग्रेडेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में ही डिग्रेड हो जाएगा, और एस एन आर एन पी जो है वो फर्दर रिसाइकल हो जाएंगे। एस एन आर एन पी को रिसाइकल करने में कौन मदद करता है, कौन बताएगा, सोचो, शुरू में मैंने बता दिया था, एस एन आर एन पी की रिसाइकलिंग में कौन मदद करता है। जल्दी भैया कमेंट बॉक्स में बतलाएं, अभी बहुत पढ़ाना है भाई, अभी 4 पेज और पढ़ाने हैं, 4 क्या, ये तो हो जाएगा, 5 होगा, इसके बाद इसमें ज्यादा, हाँ इसमें थोड़ा सा, दिव्यांशु इज थिंकिंग, ओनली थिंकिंग, जस्ट थिंकिंग। चलिए भाई देख लेते हैं, फ्रेश नई नई कॉपी लेके आते हैं फिर से, 9:36 हुआ, 4 मिनट में एक बार फिर से देख लेते हैं, एक नया कॉन्फिडेंस के साथ में बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो भाई, 4 मिनट क्या, 5-6 मिनट देख लेंगे, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, देखते हैं, ढूंढ लेंगे क्या, देखते हैं, द स्प्लाइसियोसोम मशीनरी क्या है, आरएनए स्प्लाइसिंग है, आरएनए की स्प्लाइसिंग हो रही है, नए कलर से, इस कलर से, ठीक है, क्या चल रहा है, आरएनए स्प्लाइसिंग इज कैरिड आउट बाय अ लार्ज आरएनपी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। देखो कंटेंट जो है वो कंटेंट पे, एक तो मेरा जो फॉन्ट साइज ये होता है वो 16 रखता हूँ मैं, नॉर्मल जो बुक में छप के आता है वो 12 या 11 होता है ना, तो इसलिए भी 9 पेज हो जाता है, अगर अभी इसको 16 की जगह 12 कर दूंगा तो कम पेज में हो जाएगा, है ना। अभी देखो डीएनए वाला जो मैंने आपको कंटेंट दिया वो 35 पेज का है, 35 पेज का है, 35 नहीं, हाँ 35 पेज का, उसमें शायद 5 पेज तो मैंने ऐड वेड अपने लगा रखे हैं, है ना, कि ऐड वेड हम लगा देंगे तो वो आप देख लोगे तो आप अपने साथ वालों को रिकमेंड करने लगोगे, ठीक है। चलिए, तो एस एन आर एन पी जो है, आर एन ए स्प्लाइसिंग इज कैरिड आउट बाई अ लार्ज नंबर ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कार्ड द स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसोसोम 2 यूनिट से मिलकर बन रहे थे, एस एन आर एन पी और प्रोटीन 2 यूनिट से मिलकर के स्प्लाइसियोसोम मिलकर के बन रहे थे। एस एन आर एन पी की हम लोग बात करते थे, ये स्मॉल न्यूक्लियर और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है, इसमें प्रोटीन, इसमें आरएनए और प्रोटीन दोनों हिस्से पाए जाते हैं, आरएनए और प्रोटीन दोनों हिस्से पाए जाते हैं। अगर आरएनए की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आरएनए पाए जाते हैं, U1 आरएनए पाया जाता है, U2 पाया जाता है, U4 पाया जाता है, U5 पाया जाता है, U6 पाया जाता है। U6 एक ऐसा आरएनए है जो आरएनए पॉलीमरेज यहीं से मैं निपटा देते इस चीज को, थर्ड से बनता है, बाकी सब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से बनाए जाते हैं, है ना, ये बात भी हमने बताई थी, बाकी सब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से बनते हैं, है ना। ये सारे आरएनए U1, ये इनका नाम U क्यों दिया गया, क्योंकि ये पॉलीयूरिडीन वाले होते हैं, है ना, पॉलीयूरिडीन वाले होते हैं, इनमें खूब सारे यूरेसिल रेसिड्यूज से मिल करके बनते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, यू, है ना, यू बोलते हैं, ठीक है भाई। और इसकी इसी के ऊपर कुछ प्रोटीन आकर के असम्बल हो जाती है, इसलिए U1SN-RNA ना बोल के U1SN-RNP बोल देते हैं। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसके बाद क्या आ रहा है आपका, कैटालिटिक सेंटर आ रहा है ऑफ स्प्लाइसियोसोम। हमने देखा कि U2 और U6 क्या करते हैं, कैटालिटिक सेंटर बनाते हैं, ये चीज हमको लास्ट में याद आई हुई थी कि U2 जो था वो कहाँ पर पाया जा रहा था, ये ब्रांच पॉइंट पे पाया जा रहा था, और U6 कहाँ पर पाया जा रहा था, 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे पाया जा रहा था,
5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे ये पाया जा रहा था, है ना। ये दोनों मिल करके U2 और U6 मिल करके कैटालिटिक सेंटर बनाते हैं, इसलिए ये एक राइबोजाइम की तरह काम करते हैं, है ना। प्रोटीन्स कुछ नॉन SNRNP प्रोटीन भी पार्टिसिपेट करती है, जैसे 150 तरह की प्रोटीन हो सकती हैं। ये U2AF होता है, U2 की सहायता करने वाले, उसकी सहेली कौन, U2 ऑक्सिलरी फैक्टर, है ना। ऑक्सिलरी फैक्टर 65 हमने आपको बताया यहाँ कहाँ पाई जाती है, वाई रिच रीजन पे पाई जाती है, पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक पे पाई जाती हैं। दूसरा आता है U2AF35 रिकॉग्नाइज एंड बाइंड द AG डाइन्यूक्लियोटाइड एट द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, ये भी U2 की मदद करेंगी, ये भी U2 की मदद करती हैं, है ना। तीसरा आने वाला है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है तो ज्यादा जानने को जरूरत भी नहीं, ज्यादा परेशान मत होना। इसके बाद आता है SF1 और BPP, है ना। ये ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन होती है, सबसे पहले यही बाइंड होती है। शुरुआत क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे पहले ब्रांच पॉइंट पे बाइंड करने वाली प्रोटीन कौन है, सबसे पहले ब्रांच पॉइंट पे प्रोटीन बोलेगा नहीं, कौन बाइंड करता है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा U2 बाइंड करता है, U1 बाइंड करता है, SF1 बाइंड करता है, SF1 बाइंड करता है ना, और ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करती है। कौन बाइंड करता है साहब, तो देखो अब हमने जानबूझ करके ये और ये दे दिया, आप तो ये मन में सोच रहे होगे ये दो तो नहीं है तो बाद में आते हैं, हमने ये दोनों दे दिया। अब इन दोनों में ज्यादा सही कौन हो रहा है भाई, इन दोनों में ज्यादा सही SF1 है, क्योंकि ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उसमें से कौन SF1 आकर के बाइंड करती है, वो स्पेसिफिक नाम दे, जब स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है तो आप प्लीज स्पेसिफिकनेस को ही सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गई है डेड बॉक्स प्रोटीन आ गई है। डेड बॉक्स प्रोटीन क्या होती है, एक तरह की ATPase होती है, जिसके पास डेड सीक्वेंस पाए जाते हैं। डेड का मतलब क्या होता है बता दिया गया था, डेड मोटिव पाया जाता है। ये क्या करता है, दे यूज एटीपी को यूज करता है, काहे में यूज करता है, डिसरप्ट या रिमॉडल RNA इंटरैक्शन, RNA इंटरैक्शन को डिसरप्ट या रिमॉडल करने में यूज करता है, ड्यूरिंग स्प्लाइसियोसोम असेंबली एंड कैटेलाइज, है ना, और कैटेलिसिस करने में मदद करता है। इसके अलावा रिसाइकल करने में मदद करता है SNRNP, है ना। तो ये मृत्यु जो है, जो डेड बॉक्स प्रोटीन है वही, है ना। मृत्यु होने से क्या मतलब है, मृत्यु होने, जब कोई इंसान जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा तो उसको क्या हो जाना चाहिए, उसको हो जाना चाहिए रिसाइकल। रिसाइकल हो जाओ भाई, अगला करके देख लो, फिर से बच्चे नया जन्म होगा, बढ़िया मम्मी छोटे कपड़े लेके आएंगी, है ना, मजा आएगा, सेरेलेक्स का डिब्बा आएगा, खूब खाने पीने को मिलेगा। सुसाइड करना नहीं सिखा रहे, ठीक है, याद रखने का तरीका सिखा रहे, पता चले क्लिप डाल दो तुरंत ही जेल वेल हो जाए। इस समय जेल वेल जाने में लेकिन फायदा है, हाईलाइट तो हो जाएंगे, सब आके देखेंगे कि हाँ क्या पढ़ा रहा आखिर। चलिए भाई, तो रिसाइकल हो जाते हैं, है ना। SNRNP क्या होता है, रिसाइकल करने में मदद करता है। तो हमने आपको डेड याद रखने का तरीका बताया है। डेड याद रखने का तरीका क्या है, एक तो डेड याद रखना, मृत्यु क्या होता है, मृत्यु एक तरह की रिसाइकलिंग ही होती है। खराब हो गया है, बोला ना ये खराब हो गया, तो ये क्या हो चुका है, रिसाइकल हो चुका है। किसी की डेथ हो जाती है वो क्या हो चुका है, रिसाइकल हो चुका है। किसी भी धर्म में हो, किसी भी धर्म में हो, रिसाइकलिंग होती है। और यही परम सत्य है, यही परमा सत्य है PRP। डेड बॉक्स प्रोटीन को PRP के नाम से भी जानते हैं। देखो भैया, कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ, याद जो चीज भूल जाओगे वो रटा भी रहा हूँ, और क्या चाहिए, ओरिजिन हमने पहले पढ़ा दिया। U6 इज द ओनली मेजर स्प्लाइसोसोम SNRNA सिंथेसाइज्ड बाय द RNA पॉलीमरेज थर्ड, ये मैंने पहले पढ़ा दिया। फंक्शन ऑफ स्प्लाइसोसोम ये भी मैंने पढ़ा दिया है ना। ड्यूरिंग, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। रिकॉग्नाइज स्प्लाइस साइट को रिकॉग्नाइज करना, इंट्रॉन को रिमूव करना, एक्सॉन को आपस में जोड़ देना, एक मैच्योर mRNA बना देना, ठीक है। ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग ATP इज रिक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटीपी किस लिए चाहिए, एटीपी स्प्लाइसोसोम को असेंबल करने के लिए चाहिए, एटीपी स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट करने के लिए चाहिए, एटीपी आरएनए रीमॉडलिंग करने के लिए चाहिए, एटीपी नहीं चाहिए केमिस्ट्री रन करने के लिए, केमिस्ट्री कराने के लिए, ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कराने के लिए नहीं चाहिए, है ना, ये एटीपी नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह की एटीपी को नहीं चाहिए। देखो आज अभी जैसे क्लास खत्म हो जाएगी, अब वो समय आ चुका है, धीरे धीरे 1.5 महीने हो चुका है, पूरा 1.5 महीना हो चुका है मुझे क्लास, ये वाला बैच रन करते हुए। अब इसमें जो नए आई, जैसे निशा मैम जो नई आई है ना, तो उनका जो छूटा हुआ है वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा फिर से। जितने बच्चे जुलाई तक आते रहेंगे, 15 जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त तक, उनको भी जितना तब तक छूटेगा उनको दोबारा पढ़ाया जाएगा।
दिसंबर से पहले। मैंने पहले भी कल भी बोला था, आज फिर से बार बार बोल करके समय जाया नहीं करेंगे। अब देखो ये टेबल समझ में आ जाएगी। माइनर स्प्लाइसियोसोम जो रेयरली होता है, बड़ा रेयर होता है, 0.3 से 0.5% इंट्रॉन जो होते हैं वो इसके थ्रू स्प्लाइस किए जाते हैं। U1 का जो काम था वो U11 करता है। U2 जैसा काम U12 करता है। U2 क्या कर रहा था, U1 क्या कर रहा था, अब आप खुद सोचो। U1 क्या कर रहा था, U2 क्या कर रहा था, आप खुद सोचिए। हर चीज हम थोड़ी नहीं सोचेंगे, है ना। U1 क्या कर रहा था, आप खुद सोचिए, है ना। U4 का काम सेम ये भी कर रहा था, बट ये 80 AC वाला है ना U4। U6 भी 80 AC वाला है ना, सेम काम कर रहा है। और U5 दोनों में सेम है, U5 दोनों में सेम है। U5 क्या कर रहा था, अलाइनमेंट करा रहा था, U5 अलाइनमेंट करा रहा था। चलिए भाई आगे देखते हैं। U11 और U12 परफॉर्म फंक्शन है U1 U2। U5 कॉमन रिकॉग्नाइज स्प्लाइसाइड यूज द सेम ट्रांसस्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन की तरीका जो केमिस्ट्री है वो भी सेम है। अरे भैया स्टेरिफिकेशन ही कराना है तो केमिस्ट्री चाहे अभी पढ़ो और चाहे बीएससी में आप लोग जीवन में कभी पढ़ते थे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन एक SN2 टाइप की रिएक्शन है ना। देखो फिर आ गई वही बात। जीवन में आपने बीएससी में खूब SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ते रहे होंगे। SN1 SN2 रिएक्शन जीवन में आप लोग पढ़े होंगे। SN1 और SN2 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, है ना। तो ये SN2 टाइप की रिएक्शन है, मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा है, आप चाहना तो ऐड कर लेना है। ये ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन, है ना, हो सकता है यही पूछ ले। ऐसे SN2 रिएक्शन हमने पहले भी बताया है यार। हमने कहाँ बताया है, हमने बताया था आपको जब न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे थे वहां पर बताया था ये SN2 रिएक्शन होती है। जब दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे थे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहे थे, वहां बताए तो थे, है ना। माइनर स्प्लाइसोसोम को 80 AC स्प्लाइसोसोम कहते हैं। ओरिजिनलिटी आइडेंटिफाइड इंट्रॉन कंटेन AU5 प्राइम स्प्लाइसेड ACU3 प्राइम। ये सब बता दिया है ना, ये सब समझा दिया है। U1 का क्या काम था, SNRNP 5 प्राइम पे बाइंड कर रहा था। ये सब आपको समझ में आ गया, समय जाया नहीं करेंगे, समय तनिक भी जाया नहीं करेंगे। ये आप इस फोटो को आप लोग बढ़िया अच्छे से देखना, इस फोटो को आप लोग और सरल भाषा में अपना बना लेना। ये फोटो याद रखना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, वो फ्लो याद रखना बहुत बड़ा काम है। ये फ्लो जो मैंने बना के दिया है ना, ये फ्लो कहाँ दिया है, यहाँ दिया है शायद, ये दिया है ना। पहले U1 आया, है ना, और फिर कौन आ रहा है, SF1 आ रहा है, U2AF आ रहा है, U2AF आ रहा है, SF1 निकल जा रहा था, U2 आकर के जुड़ जा रहा था, फिर U4 U6 U5 आ रहा था। बहुत आसान करने के लिए बता दिया है भाई मैंने आपको, ठीक है। फिर U1 U4 निकल जा रहा था, फिर U2 U6 आपस में मिलकर के कैटालिटिक सेंटर बना रहे थे, इलेक्ट्रॉन लैरिएट बन रहा था, एक्सॉन का लाइगेशन हो जा रहा था, EGC बन रहा था, EGC का डिपोजिशन हो रहा था, इंट्रॉन का डिग्रेडेशन हो रहा था। SNRNP जो होती थी वो डेड बॉक्स प्रोटीन के थ्रू रिसाइकिल कर दी जा रही थी। उम्मीद है पूरी बात समझ में आ गई। चलिए अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। ग्रुप सेकंड और ग्रुप फर्स्ट टाइप के सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन पढ़ा रखा है मैंने। पढ़ाने से पहले हम लोग देख लेते हैं, हमने पढ़ा रखा है। कितने लोगों ने कल पढ़ लिया था दोबारा इसको, जल्दी बताए, थम्स अप करे। कितने लोगों को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 याद है? अभी कल ही ताजा ताजा पढ़ाया, सबको याद होगा, है ना। बिल्कुल ताजा पढ़ाया है तो बस पढ़ते चले जाते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 टाइप के। ग्रुप 1 क्या है, यहाँ पर इनिशिएटिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, G है, ग्वानिन है, ग्वानोसिन है। ग्वानोसिन वो GMP GDP GTP तीनों फॉर्म में आ सकता है, तीनों फॉर्म में आ सकता है। यहाँ पर इनिशिएट करने वाला 2 प्राइम OH साइट होता है, ब्रांच पॉइंट होता है 2 प्राइम OH साइट। यहाँ पर फर्स्ट स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ग्वानिन कराता है, वहां पर एडेनिन कराता है ना। कोई अंतर नहीं है, सेम है। बहुत जल्दी इससे आपको चीजें देखो, मैं जल्दी जल्दी घसीट नहीं रहा हूँ, कल पढ़ा चुका हूँ मैं। इंटरमीडिएट यहाँ पर इंट्रॉन खासियत क्या है, 1 में फर्स्ट में ऐसे ही इंट्रॉन फर्स्ट ऐसे लिखते ही हैं। इंट्रॉन कैसे होता है, सीधा सीधा बन जाता है, लैरिएट नहीं बनता, लीनियर बनता है। फर्स्ट में क्या होता है, लैरिएट ना बन करके लीनियर बनता है। और सेकंड लीनियर इसलिए बनता है क्योंकि फर्स्ट आप सीधा लिखे ही हो। और लैरिएट कहाँ बनता है, सेकंड में बनता है, ऐसे लैरिएट लहरा जाता है, लैरिएट या लैसो भी बोलते हैं, लैसो बोलते हैं। यहाँ पे ब्रांच पॉइंट होता नहीं है, यहाँ पे ब्रांच पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे ब्रांच पॉइंट बाहर से आता है इन द फॉर्म ऑफ GTP GDP GMP, है ना। यहाँ पे ब्रांच पॉइंट प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एडेनिन। यहाँ पे लैरिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, मैंने पहले भी बताया नहीं होता है, यहाँ पर हो जाता है ना, यहाँ पर दूसरे में हो जाता है। रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्वानिन। देखो बार बार वही पॉइंट लिखा हुआ है और जानबूझ के लिखा है मैंने। चाहता तो टाइम टेबल जो भी ये टेबल है उसमें से हटा सकता था, टेबल छोटी नहीं,
बार बार आए, ये रट जाए, ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला लीनियर रट जाएगा। लीनियर कैसा? लीनियर फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिख दिया। ऐसे इंट्रॉन भी बनता है, इसमें लीनियर होता है एकदम सीधा सीधा, है ना। बोलो भाई। नो एक्सटर्नल न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड, कोई भी एक्सटर्नल न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड नहीं होता है। सिमिलर स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसिंग होती है, सिमिलर स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसिंग होती है, सिमिलरिटी टू स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसिंग, है ना। नहीं होता है, लेस सिमिलर होता है या हाईली सिमिलर होता है, जो भी ऊपर पढ़ा उसी के जैसे होता है। उसी जैसे से सर कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पर भी लैरिएट बन रहा है, यहाँ पे भी ब्रांच पॉइंट एडिनिन है ना, यहाँ पर भी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है, तो इसलिए ये सिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है ना। ये जो वन है वो सिमिलर नहीं है। यहाँ पर भी इंट्रॉन लैरिएट बन रहा है सेकंड वाले में, तो इसलिए सिमिलर है, सिमिलर है ना, सिमिलरिटी हो गई। यहाँ पर सेकंड ट्रांसस्टेरिफिकेशन 3 प्राइम OH ऑफ अपस्ट्रीम ऑफ एक्सॉन अटैक्स ऑन द 3 प्राइम स्प्लाइस साइड पे होता है। यहाँ पर सेम मैकेनिज्म, सेकंड जो है वो दोनों में सेम है। सेकंड जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वो दोनों में सेम है। फाइनल इंट्रॉन प्रोडक्ट, फाइनल इंट्रॉन प्रोडक्ट जो होते हैं वो लीनियर इंट्रॉन बनता है और इसमें लैरिएट बनता है। देखो बार बार लिख रहा हूँ, ज्यादा फ्रस्ट्रेट मत होना, रटाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। कॉमन अक्रेंस कहाँ पाया जाता है? ये RRNA में होता है, ये tRNA में, जीन में होता है, ये कुछ लोअर यूकैरियोट्स और सेल ऑर्गेनेल में पाया जाता है, ये यहाँ पाया जाता है। ठीक है। इवोल्यूशनरी क्या है? ये माना जाता है ये एंशियंट है, और ये कैसा होता है? एंसेस्ट्रल स्प्लाइसियोसोम होता है। अब एक बहुत ज्यादा जरूरी बात आप लोग से बता दें, ठीक है, एक बहुत ज्यादा जरूरी बात क्या है मेरे भाई, ये फोटो हमने सामने बना के रख दी है। इस फोटो को देख करके कॉपी पेन बा ईमानदारी बहुत मेहनत करी है, आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। ज्यादा नहीं पढ़ाना है, लेकिन मैं यहीं पे अपने सामने करवा लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ाना है और फिर कुछ बहुत जरूरी बात करनी है पढ़ाई से ही रिलेटेड। ये फोटो आ गई आपके सामने, ठीक, पूरी फोटो। इस फोटो को आपको क्या करना है? अब इस फोटो को, इस फोटो को, है ना, इस फोटो को कॉपी पेन लेकर के, फोटो नहीं बनानी है, इसका फ्लो बनाना है और खुद से रिकॉल करके बनाना है। 9:50 हुआ है ना, 9:50 हुआ है, 9:55। क्लास जल्दी छूट जाएगी, 10:15 से 10:20 तक क्लास छूट जाएगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। ये बना के रखिए, हम आते हैं बस तुरंत 5 मिनट में, 5 मिनट में ये करना है आप लोगों को सबको।
ठीक है भाई, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला फ्लो बन गया था ना, कि 5 हुआ 55 हुआ, तुरंत हटा दिया मैंने, हो गया था। समझ में आ गई ना मैकेनिज्म स्प्लाइसिंग से? देखो इस तरह से पढ़ो कि आपका खुद मन हो जाए कि यार स्प्लाइसिंग से क्वेश्चन आ जाए, ऐसे पढ़ो कि आपका खुद मन हो कि कहीं से ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन आए, या जब मॉलिक्यूलर पढ़ लो तो आपका खुद मन हो यार मॉलिक्यूलर से 60 नंबर का आ जाए, मॉलिक्यूलर मुझे बहुत आ गई है ना। दिव्यांशु एक ऐसे स्टूडेंट थे मॉलिक्यूलर से बहुत डर लगता था इनको, हालांकि ये थोड़ा सा कंटिन्यू बीच में इनकी क्लासेस छूट जाती हैं, लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, दौरे वौरे पे चले जाते हैं थोड़ा सा, तो वो समस्या रहती है, नहीं तो इनकी मॉलिक्यूलर ठीक होने लग गई है। अब ये पहले डरते थे, कहते थे कि सर मॉलिक्यूलर ना ही आए तो बढ़िया है ना। अब इनको थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। चलिए क्लासेस खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे जाऊं और ये स्प्लाइसिंग वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो जाए। सब कुछ टारगेट के हिसाब से ही चल रहा है, सही चल रहा है सिलेबस, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये देख लीजिए, ये फोटो बनी हुई है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये ग्रुप फर्स्ट वाला देख लो, ग्रुप फर्स्ट में क्या है, बाहर से ग्वानिन आती है, लैरिएट कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ये लैरिएट बन गया है ना, बाहर से ग्वानिन आती है, 2 मेन है फर्स्ट में, तो बाहर से ग्वानिन आई, इस ग्वानिन का जो OH है, ग्वानोसिन का जो OH है, वो आकर के इससे बाइंड करता है, बाकी प्रोसेस सेम है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन सेम है दोनों में, ये लिखवाया है, एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 जुड़ गया। इसमें इंट्रिंसिक एडेनिन था, सेम रहता है, बस इनको स्प्लाइसियोसोम की जरूरत नहीं पड़ती है ना, रिएक्टिव एडेनिन विद इन द इंट्रॉन, है ना, विद इन द इंट्रॉन, और ये है ना, बात समझ में आ रही होगी आपको। सेल्फ स्प्लाइसिंग हो गई। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के बारे में अब जानते हैं। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। देखो मान लिया बहुत आसान है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, और भी कुछ है क्या इसके बाद? कुछ नहीं, इसके बाद ब्लैंक पेज है, खत्म। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या है, मान लिया कोई प्री mRNA, उसके पास एक्सॉन है, उसके पास एक्सॉन्स हो रहे हैं, है ना, और एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 एक्सॉन 3 एक्सॉन 4, है ना, एक्सॉन 4, ऐसे कई सारे एक्सॉन्स हो रहे हैं, इनकी स्प्लाइसिंग करी जा रही है। तो इनकी स्प्लाइसिंग जब करी गई तो mRNA बना, 1 2 3 4 ऐसी प्रोटीन बन गई। लेकिन हो सकता है कि एक प्रोसेस हो जाए, है ना, एक ऐसी प्रोसेस हो जाए जिसमें एक्सॉन जो है, एक एक्सॉन स्किप हो जाए, तो उससे जो प्रोटीन बनेगी उसको बोलेंगे हम लोग क्या, उससे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोटीन भी। मतलब ये कैसी है, ये 1 पहली वाली कैसी थी, 1 2 3 4 थी, तो वो एक अलग प्रोटीन होगी, प्रोटीन है, दूसरी कौन सी हो रही, 1 3 4 हो रही, तो वो दूसरी प्रोटीन हो रही है। और ऐसा किया जाता है। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ सर, इससे करने से कोई फायदा हुआ क्या? जी, ऐसा करने से फायदा हुआ कि कम जीन जीन कम हो, जीन्स का नंबर कम होते हुए भी प्रोटीन ज्यादा बनाई जा सकती है, प्रोटीन ज्यादा बनाई जा सकती है ना, प्रोटीन ज्यादा बनाई जा सकती है। बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वही आटा है, वही आटे से आप पूड़ी बना दिए, वही आटे से रोटी बना दिए, वही आटे से गुलगुला बना दिए, वही आटे से पराठा बना दिए, सब, है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कई तरह की चीजें बनाई जा रही है, यही कहानी चल रही है भाई। चलिए देख लेते हैं। तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या है? प्रोसेस बाय विच डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सॉन्स फ्रॉम अ सिंगल प्री mRNA आर ज्वाइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस मल्टीपल मैच्योर mRNAs एंड कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंट प्रोटीन आइसोफॉर्म्स आर फॉर्म। अब प्रोटीन आइसोफॉर्म की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। प्रोटीन आइसोफॉर्म क्या होते होंगे? जो एक ही जीन से अलग अलग तरह की जो प्रोटीन बनती है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच आर फॉर्म बाय द कॉमन एंजाइम, ओ सॉरी कॉमन जीन, which are formed by the common gene are called protein isoform। कुछ रटने लायक नहीं है ना। इंक्रीज प्रोटीन डाइवर्सिटी, इससे बहुत तरह की प्रोटीन डाइवर्सिटी, मतलब इससे प्रोटियोमिक्स जो हुआ आपका, है ना, प्रोटियोमिक्स जो हुआ, ये आपका रिच हो गया। मुझे बड़ा अंदर से दिली इच्छा है प्रोटियोमिक्स पे काम करने की। देखते हैं ईश्वर कब चाहता है रिसर्च की दुनिया में फिर से आने का, चाहता भी है कि नहीं। अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, है ना, डिस्पाइट अ रिलेटिवली स्मॉलर नंबर ऑफ जीन्स इन द ह्यूमन जीनोम, बता दिया मैंने। अब ये कैसे हो सकता है सर? एक तो एक्सॉन स्किपिंग मैंने दिखाया, ये मोस्ट कॉमन है। अल्टरनेटिव 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, है ना, अल्टरनेटिव 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सॉन्स, है ना, कई तरह के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सॉन,
है ना, और इंट्रॉन रिटेंशन। ये कई तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम लोग अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे इंट्रॉन रिटेंशन क्या होता है, कुछ कुछ केस में थोड़ा सा इंट्रॉन का टुकड़ा लगा रह जाता है, तो वो थोड़ी अलग टाइप की प्रोटीन बन जाती है ना, अलग टाइप की बन जाती है। और क्या बोला है, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सॉन है। अब जैसे मैंने बोला एक था 1 2 3 4 था, और एक था 1 3 4 था, और एक हो गया आपका 1 2 4 3 हो गया। तो इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में अगर हमने देखा तो इन दोनों केस में 1 2 3 4 चारों इन्वॉल्व है, इसमें भी 1 2 3 4 चारों इन्वॉल्व है, लेकिन उनका अरेंजमेंट पैटर्न अलग हो गया। जब अरेंजमेंट अलग हो गया तो वो भी एक तरह की क्या बनी, अरेंजमेंट होने से भी एक अलग टाइप की प्रोटीन बनी, है ना। इस चीज को रेगुलेट कौन करता है सर, इस चीज को रेगुलेट करने के लिए एसआर प्रोटीन है ना, और एचएनआरएनपी प्रोटीन्स होते हैं, है ना, एचएनआरएनपी प्रोटीन होते हैं। एचएनआरएनपी का मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनस आरएनए, और हेट्रोजीनस आरएनए से एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स होती है उनको एचएनआरएनपी कहते हैं। ये क्या करते हैं, रिप्रेस कर देते हैं स्प्लाइसिंग को, रिप्रेस कर देते हैं स्प्लाइसिंग को। रिप्रेस करने से सर फायदा क्या हुआ मेरे भाई, बात समझो, रिप्रेस करने से फायदा क्या हुआ। मान लिया ये दूसरे वाले केस में देखो, इस वाले हिस्से में स्प्लाइसिंग प्रॉपर हो ही नहीं पाई, तो यहाँ पर जब स्प्लाइसिंग हो नहीं पाएगी तो ये वाला हिस्सा रिप्रेस हो गया, बाकी अच्छे से स्प्लाइस हो गया, तो बाकी आपस में जुड़ करके बढ़िया सुंदर प्रोटीन बना दिया, है ना। तो रिप्रेस कर सकते हैं स्प्लाइसिंग को। फ्लो लाइन में देखते हैं, कोई एक प्री एमआरएनए आता है, डिफरेंट एक्सॉन कॉम्बिनेशन होते हैं। अब हमने ये नया कल सीखा है, ये भी ऐड करने की कोशिश करेंगे, इससे हमको लग रहा है और आसान हो जाता है। जैसे अभी ऊपर आपने देखा था एक लंबा चौड़ा सा वो डायग्राम और नोट्स, उसके बाद हटा करके फ्लो भी बना दिया, लेकिन वो मेरा फ्लो तभी समझ में आएगा जब मैं पहले पढ़ा दिया हूँ, वो वाला फ्लो समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा है वहाँ, ठीक है। तो प्री एमआरएनए है, डिफरेंट एक्सॉन कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट मैच्योर एमआरएनए बनेंगे और डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगी। एग्जांपल है आपका कैल्सीटोनिन सीजीआरपीजी, कैल्सीटोनिन एमआरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है कैल्सीटोनिन होता है। कैल्सीटोनिन क्या करता है, कैल्शियम की टोन को मेंटेन करता है। कैल्सीटोनिन क्या करता है, रटना कुछ है ही नहीं बायो में, कैल्शियम की टोन को मेंटेन करता है। कैल्शियम की टोन सर क्या होती है, कैल्शियम की टोन क्या होती है, कैल्शियम की टोन ज्यादा हो सकती है, कैल्शियम की टोन कम हो सकती है ना। आप लोग अब आए दिन क्या होता है, आप लोग लड़के लोग बड़ा डायलॉग मारते हैं, अपनी जरा टोन देखो बात करने की, ऐसे बात की जाती है। टोन का मतलब क्या हो रहा है, या बहुत धीरे बात कर रहे हो, मम्मी जी खाना दे दीजिए, मतलब ये क्या है, ये बहुत धीमे वाली टोन हो गई, बहुत तेज वाली टोन हो गई। तो कैल्शियम की बॉडी में टोन मेंटेन करनी है, जब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो बोन से वो कैल्शियम दे दिए जाएंगे, और बॉडी में अगर कैल्शियम की अधिकता हो गई तो बोन पे ही कैल्शियम डिपॉजिट कर दो। तो बोन्स आर द बैंक ऑफ द कैल्शियम, बॉडी का बैंक है, कैल्शियम का बैंक है बॉडी में, है ना। अगर कैल्शियम कम है बॉडी में सेल्स में कैल्शियम कम है, सेलुलर जो अवेलेबिलिटी है कैल्शियम की वो कम है, वो बोन से मिल जाएगी, और ज्यादा है तो बोन्स पे डिपॉजिट कर दी जाएगी, ठीक है। तो कैल्सीटोनिन एमआरएनए है, ये बनाने का काम करता है। और एक और इसी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग प्रोटीन से एक और बनता है कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, सीजीआरपी एमआरएनए। तो दो एमआरएनए बनते हैं एक ही जीन से, है ना। ये कहाँ पर होता है, ये थायराइड सेल बनाती है, और ये कहाँ पे बनता है, ये न्यूरोनल सेल बनाती है ना, न्यूरोनल सेल बनाती है। न्यूरोनल सेल क्या करती है, ये कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड प्रोटीन बनता है। एक्चुअली में ये पेप्टाइड क्या होता है, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेगा, है ना। अधिक मैंने पहले ही आपसे वादा किया है, ज्यादा एनिमल फिजियोलॉजी ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ने से बहुत ज्यादा नुकसान है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हो चुकी है कंप्लीट। अब इम्पोर्टेंट बात क्या होने वाली है, इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात एक ये है ना, इम्पोर्टेंट ये बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंट दरखास्त है आपसे कि फोटो जरूर मैडम को आप भेज दीजिएगा, है ना, वो तो आप भेज दीजिएगा ही, फोटो मैडम को भेज दीजिएगा। दूसरी बात क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग CSIR का फॉर्म जरूर भर दें, सब लोग फॉर्म भर दें। तैयारी थोड़ी है ज्यादा है डजेंट मैटर, हम कह रहे 50-60 नंबर कुछ तो लाएंगे, 50 नंबर लाएंगे। फिर 6 महीने पढ़ने के बाद अगर आप 50 से 120 कर ले रहे हो, है ना, कितने बढ़ पा रहे हैं इसको भी तो देखना है। एक तो ये बात है, तीसरी बात ये है कि अनसॉल्व अब आप लोग लगाना शुरू कर दें, अनसॉल्व लगाना शुरू कर दें। मैं फिर से वही अनसॉल्व उठा लाता हूँ, ठीक है, और इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन इसमें है 385 क्वेश्चन है कुल, ठीक है,
कुल 385 क्वेश्चन खाली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हैं। ये वाली अनसॉल्व है मैडम, ठीक है, ये अनसॉल्व, अरे आ ही नहीं रही सामने, अरे ये तो बड़ी समस्या है, छोड़ो छोड़ो, फोटो भेज देंगे खींच के, ठीक है, या उस पर डालोगे कैटलिस्ट एडिशन 16 आ गया है, चल रहा है, मतलब हो सकता है 17 16 17 भी आ गया हो, तो कैटलिस्ट का अनसॉल्व मिल जाएगा, ठीक है। पर्सनली आप हमको स्क्रीनशॉट दे करके भी पूछ सकते हैं जिनके पास ना हो। अनसॉल्व लगाना शुरू कर दीजिए मेरे भाई, अनसॉल्व लगाना शुरू कर दीजिए। एक मान लिया अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो जब तक मैं बढ़ाऊं तब तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कम से कम 3 बार पूरी अनसॉल्व आप लगा चुके हो। अनसॉल्व सॉल्व करते समय मेरी बात बिल्कुल सब लोग ध्यान से सुन लेना, कभी भी ऑप्शंस पे टिक नहीं किया जाता। हालांकि आप लोग अब सब लोग मैच्योर हो, बड़े हो, आप लोग को ये बात पता होगी कि ऑप्शंस पे टिक ऐसे जो टिक बना दे तो सही वाला पेंसिल पेन किसी भी चीज से नहीं बनाना है। टिक कहाँ बनाना, मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 है और ये कुछ लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना, यहाँ पे कहीं टिक नहीं बनाना है, ना सही का ना गलत का, यहाँ पे टिक बनाना है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। एक बार उठाओ ब्लू पेन, आप लोग मन में सोचोगे 385 क्वेश्चन है, कम से कम 370 क्वेश्चन तो हम लोग करने लायक हो जाए, और वो 370 क्वेश्चन कम से कम 3 बार करें। और करने का तरीका क्या है, मैंने हमेशा बताया है कि जो ऑप्शन सही लग रहा है, मान लिया करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो जो करेक्ट है वो करेक्ट है, वो तो बताना ही बताना है, और जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट क्यों है वो भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से तैयारी कर लोगे ना तो खाली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से अगर इस लेवल की पूरी तैयारी, जितना मैंने पढ़ाया उतना पूरा पढ़ लिए, अनसॉल्व कम से कम 3 से 4 बार अनसॉल्व लगा लिए, है ना, आपके 370 क्वेश्चन तक बनने लग गए, आप खाली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 40 नंबर लेके आओगे। बात समझ रहे हो, 40 नंबर तो खाली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से उठा लाओगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आएगी, मिसलेनियस भी आएगी, है ना। 40 नंबर तक, 30 नंबर हम कह रहे हैं, चलो भाई ये सुबह सुबह का ऑफर है, 30 नंबर ले आओगे। और अगर ऐसे 30 नंबर 4 यूनिट भी दम लगा के पढ़ लिए तो 120 नंबर होगा, 120 नंबर पे आपकी 100 के अंदर रैंक आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और नंबर ज्यादा लाना पड़ेंगे आपको, नंबर बहुत ज्यादा लाने पड़ेंगे तभी काम चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग से करनी थी, आप लोग के फेवर की ही है ना। इस चीज को आप लोग करें, और जिन लोगों को लग रहा है समझ में आ रहा है, रिकमेंड, ये तो कई बार बोल चुके हैं यार, रिकमेंड करते रहे, फिर से बोल दे रहे, रिकमेंड करते रहे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कल या तो देखेंगे mRNA का एक्सपोर्टेशन पढ़ लेंगे, है ना, ट्रांसलेशन खत्म हो गया है, ट्रांसलेशन खत्म कर दिया हमने, आरएनए प्रोसेसिंग खत्म कर दिए, है ना, और क्या खत्म कर दिया, आज स्प्लाइसिंग खत्म कर दिए। ये 2 टॉपिक तो निशा मैम के भी खत्म हो चुके होंगे, निशा जी के भी ये बातें खत्म हो चुकी। अब कल से हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और थोड़ा सा पढ़ लेंगे आरएनए का एक्सपोर्टेशन कैसे होता है, आरएनए एक्सपोर्ट कैसे होता है। ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है, ये पढ़ाएंगे कि नहीं, वैसे पढ़ा देंगे, मूड हो ही जाएगा। आरएनए का एक्सपोर्टेशन पढ़ लेंगे और फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तो कल है दिन वेंसडे, थर्सडे, आज ही है वेंसडे, तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का अपना टारगेट ये है कि आरएनए एक्सपोर्टेशन और ट्रांसलेशन ये 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। आने वाला संडे और मंडे को क्लास नहीं होगी, संडे को तो वैसे भी कभी जीवन में नहीं होगी, संडे इज द हॉलीडे, मैंने बहुत अच्छे से इंग्लिश की एक ही लाइन मुझे आती है। और मंडे को भी क्लास नहीं हो पाएगी, थोड़ी सी व्यस्तता है। नॉर्मल क्लास वैसे भी आपकी चलती है, नॉर्मल क्लास तो आपकी वैसे भी मंडे से फ्राइडे चल रही है ना। हमने अपने हर्जाना पूरा करने के लिए लास्ट सैटरडे को भी पढ़ाया था, इस सैटरडे को भी पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिलहाल अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।